एक बार लास्ट में और भी डिस्कशन कर लें। हाँ बिल्कुल, यस। चलिए दोस्तों, सो वेरी 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 गुड मॉर्निंग। और स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट, नाम क्या दोस्तों इसका? ऑडिट। चलो, ऑडिट के अंतर्गत आज अपना टारगेट है दोस्तों चैप्टर नंबर 7। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इट कंटेन्स अ वेटेज ऑफ 5 to 6 मार्क्स। 5 से 6 नंबर का इस चैप्टर में से पक्का 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 आएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर के बारे में अपन दोस्तों क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। बहुत ही शानदार सा चैप्टर है। इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं एक बार याद दिलाना चाहूंगा, हमने चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत अपन ने ऑडिट एविडेंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें अपन ने ऐसे पढ़ा था कौन सा? 500। वेरी गुड। ऐसे 500 अपन ने पढ़ा था, और ऐसे 500 के थ्रू अपन ने समझा था कि भाई ये ऑडिट एविडेंस होता है। ऑडिट एविडेंस का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? ऑडिट एविडेंस का मतलब हो जाता है कि भाई कोई तो भी एक ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके थ्रू ऑडिटर किसी कंक्लूजन पे जाता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? ऑडिट एविडेंस। अब ये ऑडिट एविडेंस को निकालने के अपन ने प्रोसीजर्स देखे थे, अगर आपको याद होगा तो 2 प्रोसीजर्स थे, एक था रैप, एक था फैप। रैप होता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, जो कि अपन ने पढ़ा नहीं है, वो अपन पढ़ेंगे ऐसे 315 में, जिसका नाम है आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, इट्स एनवायरमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो ये बहुत बड़ा सा स्टैंडर्ड है, जिसके बारे में अपन थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, और 315 अपन पढ़ेंगे। उसके बाद रैप करने के बाद आपको करना पड़ता है फैप, जिसका नाम है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में अपन ने 2 चीजें पढ़ी थी, एक होता है कंप्लायंस प्रोसीजर, एक होता है सब्सटैंटिव प्रोसीजर। कंप्लायंस प्रोसीजर को हम बोलते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। क्या बोलते हैं? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के बारे में अगर बात की जाए दोस्तों, तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होता है भाई? टेस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि हम उसकी 3 चीजें चेक करते हैं। कितनी चीजें चेक करते हैं? 3 चीजें। पहला होता है हम उसका चेक करते हैं एग्जिस्टेंस, दूसरी चीज अपन चेक करते हैं उसकी कंटिन्यूटी, और तीसरी चीज अपन चेक करते हैं उसका ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। तो कुल मिलाकर के अपन 3 चीजें चेक करते हैं, दैट इज इंटरनल कंट्रोल की एग्जिस्टेंस, इंटरनल कंट्रोल की कंटिन्यूटी, इंटरनल कंट्रोल की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, इसी के दम पर जब हमारा टेस्ट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो फिर हम आगे क्या करते हैं दोस्तों? अपन NTE सेट करते हैं सब्सटैंटिव प्रोसीजर का। सब्सटैंटिव प्रोसीजर में 2 चीजें थी, अगर आपको याद हो, एक होता है टेस्ट ऑफ डिटेल और एक होता है सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। अगर हम बात करें टेस्ट ऑफ डिटेल की, तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस और एक होता है टेस्ट ऑफ बैलेंसेस। टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन के बारे में बात की जाए दोस्तों, तो वो क्या हो जाता है? दैट इज वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। क्या हो जाता है बताएंगे? वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। अब ट्रांजैक्शंस के अंतर्गत अपन कुछ और चीजें चेक करना चाहते हैं, और बैलेंसेस के अंतर्गत अपन कुछ और चीजें चेक करना चाहते हैं। जैसे ट्रांजैक्शन के अंतर्गत अपन चेक करना चाहते हैं कि भाई वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट है या नहीं है, वो ट्रांजैक्शन में अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है या नहीं है, वो ट्रांजैक्शन का प्रेजेंटेशन सही है या नहीं है। अगर बैलेंसेस की बात की जाए, तो बैलेंसेस के अंतर्गत जो है अपन चेक करना चाहते हैं क्या? उसका एग्जिस्टेंस। क्या चेक करना चाहते हैं? उसका एग्जिस्टेंस। अपन चेक करना चाहते हैं उसका वैल्यूएशन। क्या चेक करना चाहते हैं? उसका वैल्यूएशन। अपन चेक करना चाहते हैं उसका ओनरशिप। तो 3 चीजें चेक करना चाहते हैं। क्या क्या चेक करना चाहते हैं? दैट इज वैल्यूएशन, एग्जिस्टेंस, ओनरशिप। समझ में आया? तो इसी चीज को अपन ने बोला था MP कवर, याद होगा। तो ये चीजों को अपन बोलते हैं एसर्शंस। ठीक है, अब ये पूरा सब्सटैंटिव प्रोसीजर के बारे में लगभग हमारी बातचीत कंप्लीट हो गई थी। कुछ थोड़ा मोड़ा रीडिंग वाला पार्ट बचा था, जो मैंने बोला था 315 के बाद ही हो पाएगा। उसके अलावा अपन ने पढ़ा था सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, और वही एनालिटिकल प्रोसीजर के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं कहां पे? इस चैप्टर में, दैट इज चैप्टर नंबर 7 एनालिटिकल प्रोसीजर। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी चैप्टर है। देखेंगे आप, कुल मिलाकर के 4 से 5 पेज में कंप्लीट होने वाला चैप्टर है। ठीक है, और वेटेज इसका अच्छा खासा है, दैट इज 4 से 5 मार्क्स के आसपास का है। चलो, अगर हम इस गोल्डन चैप्टर के बारे में बात करें साहब, ये एनालिटिकल प्रोसीजर क्या है, तो मैंने आपको रिवाइज करा दिया। एनालिटिकल प्रोसीजर सब्सटैंटिव प्रोसीजर के अंदर का पार्ट है, जिसको एक को अपन क्या बोलते हैं भाई? टेस्ट ऑफ डिटेल, और एक को क्या बोलते हैं? सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। ये जो सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर होता है, ये क्या होता है? तो बेसिकली अपन यहां पे ऑडिट एविडेंस को कलेक्ट करते हैं, क्योंकि जब हम कोई भी प्रकार का प्रोसीजर लगाते हैं, तो हम उससे क्या कलेक्ट करते हैं बताइए? ऑडिट एविडेंस। तो ऑडिट एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं बताइए? एनालिटिकल प्रोसीजर।
अब ऑडिट एविडेंस को कलेक्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तरीका तो वही है भाई, जो कागज है उसी से एंट्री को चेक करते जाओ, कागज है एंट्री को चेक करते जाओ, कागज है एंट्री को चेक करते जाओ, कागज है एंट्री को चेक करते जाओ। लेकिन एक्चुअली में अगर हम बात करें तो हमें एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? तो अपन को क्या चाहिए? रीजनेबल अश्योरेंस। तो अगर हमें रीजनेबल अश्योरेंस चाहिए तो क्यों हम एक एक कागज पत्तल को चेक करें? हम थोड़ा सा 19-20 भी तो चल सकते हैं, तो हमें एक्यूरेट तो चाहिए भी नहीं। तो ऐसे केस में कुछ बड़ी बड़ी जगहों पर जहां पे चीजें प्रिडिक्टेबल हैं, वहां पर चीजें सही हैं या सही नहीं हैं, इसके लिए अपन यूज कर सकते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर। तो सर एनालिटिकल प्रोसीजर में हम करते क्या है? हम एनालिटिकल प्रोसीजर करके एक्चुअली में ऑडिट एविडेंस को ही कलेक्ट करते हैं, और ऑडिट एविडेंस को कलेक्ट करते हैं बाय फॉर्मिंग सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, बाय फॉर्मिंग सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप। और ये रिलेशनशिप या तो हम बनाते हैं बिटवीन द फाइनेंशियल आइटम एंड फाइनेंशियल आइटम, या बिटवीन द फाइनेंशियल आइटम एंड नॉन फाइनेंशियल आइटम। किस किस के बीच में? बिटवीन फाइनेंशियल आइटम एंड फाइनेंशियल आइटम, या बिटवीन फाइनेंशियल आइटम एंड नॉन फाइनेंशियल आइटम। सर बिटवीन फाइनेंशियल आइटम एंड फाइनेंशियल आइटम कैसे? एग्जाम्पल के नाम पे ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? फाइनेंशियल आइटम। सेल्स क्या है? फाइनेंशियल आइटम है। तो मैं क्या करूंगा? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। इससे क्या आ जाएगा? जीपी रेशियो। अब जीपी रेशियो जो आता है, ये रेशियो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। बचपन से रेशियो पढ़ते हुए आ रहे हो, आपने क्लास 12th में भी पढ़ा, आपने फाउंडेशन में भी पढ़ा, इंटरमीडिएट में भी पढ़ रहे हैं। तो ये रेशियोज इतना क्यों पढ़ाया जा रहा है? ऑडिट करने के लिए ही। आज क्योंकि जो रेशियोज होते हैं, ये रेशियोज के थ्रू अपन एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल नाटा क्लासेस का जीपीआर आ रहा है 70%, 70, और इंडस्ट्री के अंतर्गत और भी कोचिंग क्लासेस हैं, उनका जीपी रेशियो 30%। इसका मतलब मेरा बहुत ज्यादा आ रहा है, तो यहां पे रोमम कम है। रोमम ज्यादा है कम है? क्यों ज्यादा है? क्योंकि पूरी इंडस्ट्री 30% पे बॉस, 30 to 35% पे पूरी इंडस्ट्री, और आपका 70% कैसे है? पक्की बात है आपने कुछ एक्सपेंसेस जो हैं वो दिखाए नहीं होंगे, छुपा दिए होंगे। गेटिंग माय पॉइंट। या फिर ये भी देखा जा सकता है कि भाई नाटक क्लासेस का पिछले 5 साल में 19%, 19.2%, 18.7%, 18.5%, और इस साल में आया है 39%। तो अपन को क्या लग रहा है? कुछ गड़बड़ है। किस साल गड़बड़ है? पिछले सालों में, इस सालों में। सब ये एनालाइज करके देख रहे हैं। 19-20 चलता है, 19 का 19.2, 19.2 का 18.7। ये क्या आ गया अचानक से आपका? ये तो गड़बड़ हो गया ना। तो ऐसे केस में बॉस ये तो गड़बड़ है, तो यहां पर हम क्या करेंगे बताइए? ज्यादा चेकिंग करेंगे। अरे आया कि नहीं आया? पक्का। तो आज अगर अपन बात करें दोस्तों, तो यहां पर बेसिकली अगर हम बात करें तो बाय डूइंग व्हाट दोस्तों? रेशियो एनालिसिस। दैट इज, हमने रिलेशन बिल्ड किया किसके बीच में? बिटवीन द फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल डेटा। या फिर हम बना सकते हैं बिटवीन द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। एग्जाम्पल आप करते हैं, पीछे बैठा हुआ बच्चा क्या करता है बेटा? मुंडी गिनता है। वेरी गुड। और जितनी मुंडी गिनता है उसको इनटू किससे कर देता है? फीस से। ये नंबर ऑफ मुंडीज क्या है? नॉन फाइनेंशियल डेटा। एंड अगर अपन बात करें जो फीस है वो क्या है? फाइनेंशियल डेटा। तो ये नॉन फाइनेंशियल इनटू फाइनेंशियल डेटा करके आप अप्रोक्सीमेट फिगर निकाल लेते हैं। अब आपने क्या किया? नंबर ऑफ मुंडीज इनटू क्या किया? फीस। आपको फीस लेकर के आपको समझ में आ गया कि भैया कुल मिला करके 50 लाख का अमाउंट आना चाहिए। और अगर मेरे यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल 51 लाख, 52 लाख, क्या चल जाएगा? चल जाएगा यार। 50 लाख आना चाहिए, मेरे यहाँ पे फिगर लिखा है 47 लाख, 48 लाख, 49 लाख, चल जाएगा? चल जाएगा। लेकिन यहाँ 50 लाख का फिगर होना चाहिए, वहाँ 2.5 करोड़ रुपए लिखा है, नहीं चलेगा। यहाँ 50 लाख का फिगर होना चाहिए, हमने 6.5 लाख रुपए लिखा है, नहीं चलेगा ना। तो आज ऑब्वियस सी बात है, आज ये कंसेप्ट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अपन ने क्या किया? अपन ने बेसिकली एक रिलेशनशिप बिल्ड किया। अब अगर मान लीजिए अपन को लग रहा है कि यहां पे कुछ गड़बड़ घोटाला हो गया है, नंबर ऑफ मुंडीज इनटू फीस करने से फिगर ये आना चाहिए, लेकिन इन्होंने ये फिगर लिखा है, तो इसका मतलब यहां पे रोमम ज्यादा है, और रोमम ज्यादा है तो हमें चेकिंग ज्यादा करनी चाहिए। अच्छी, चेकिंग ज्यादा करनी चाहिए कि कम करनी चाहिए? कौन से स्टेज पे सोचा जाता है? प्लानिंग कि हमारा जब प्रोग्रेस हो रहा होता है ऑडिट, तब प्लानिंग स्टेज। तो प्लानिंग स्टेज पे अपन क्या करते हैं भाई? इसे सोचते हैं। मतलब ये जो एनालिटिकल प्रोसीजर है ये प्लानिंग स्टेज पे काम आता है।
तो क्या सिर्फ सिर्फ सर प्लानिंग स्टेज पे ही काम आता है? द आंसर इज नो। ये प्लानिंग स्टेज के अलावा अगर हम बात करें जो ऑडिट का जो प्रोसेसिंग वाला स्टेज होता है उसमें भी काम आता है, और साथ ही साथ एंड स्टेज पे भी काम आता है। प्लानिंग स्टेज पे इसीलिए काम आता है ताकि अब हम रॉमम निकाल सके, ताकि हम यह सोच सके कि हमें रिस्क को कितना है यहां पर और किस तरीके से वर्कआउट करना है, हमें अपना एनटीई कितना रखना है। तो ये प्लानिंग स्टेज पे इसलिए काम आता है ताकि अपन क्या कर पाए, बताइए, रिस्क को असेस कर सकें। इसके बाद ये ऑडिट एविडेंस के कलेक्शन स्टेज पे भी काम आता है। जैसे कुछ कुछ जगहों पर मुझे क्या नहीं देखना है, मुझे कागज पत्तल चेक नहीं करने, मैं चाहता हूं भाई सिंपली क्या हो जाए, भाई मैं इंटू इंटू करके निकाल लूं, मैं रिलेशनशिप करके निकाल लूं। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि भाई मुझे यहां की फीस कैलकुलेट करनी है, तो फीस कैलकुलेट करने के लिए यहां पे देख रहा 50 लाख का फिगर, तो मैं क्या करूंगा भैया, मैं एनालिटिकल प्रोसीजर लगा दूंगा, फीस इंटू व्हाट दोस्तों, नंबर ऑफ मुंडीज। भाई 50 लाख के आसपास आए, एविडेंस मिल गया, मुझे आगे नहीं चेक करना, मुझे कागज पत्तल चेक ही नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा। आया कि नहीं आया? पक्का? आज आप मुझे बताइए, क्या लगभग फोन के बिल जो है वो हमारे फिक्स है? बताइए कैसे फिक्स है? चलिए, तो मुझे बताएंगे क्या फोन के बिल लगभग हमारे फिक्स है? चलिए बताएंगे, क्या मुझे बताइए, फोन के बिल क्या फिक्स है? यस, फिक्स है। आज अगर अपन बात करें भाई फोन के बिल्स हमारे फिक्स हैं, तो आज अगर मैं एक एक वाउचर देखूंगा फोन का, क्या इससे अच्छा मैं नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स इंटू जो भी बिल आपका, इंटू जो भी प्लान होगा, इंटू करूंगा 12, कैसे मुझे टेलीफोन एक्सपेंसेस मिल जाएंगे लगभग? यस, ऑब्वियस सी बात है। आज एक बड़ा बड़ा एंटरप्राइज सोचो ना यार, आप छोटा मोटा मत सोचो सर फोन क्या है, एक तो फोन होता है। बेटे रियल एस्टेट के अंतर्गत एक मैं पर्सन से मिला था, उनके 150 फोन कनेक्शन है। क्यों? हर मार्केटिंग वालों को उन्होंने फोन दे के रखा है, हर सेल्स का, एडमिन का। जो आदमी 400 करोड़ का प्रोजेक्ट चला रहा होगा तो क्या उसको हाथ नहीं चाहिए इतने सारे काम करने के लिए? और वो थोड़ी ना BYOD पे काम करेंगे, ब्रिंग योर ओन डिवाइस। तुम अपने ही फोन से सब कर लो, ताकि तुम अभी मेरे यहाँ रियल एस्टेट पे काम कर रहे हो, फिर तुम दूसरे रियल एस्टेट कंपनी में स्विच करोगे, तुम्हारे पास फोन पे आएगा कॉल कि सर हमें फ्लैट चाहिए, आपने एक बार कांटेक्ट किया तो तुम दूसरों का माल बिकवा दो। आया कि नहीं आया? ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसे ही होता है। आपको आपका फोन मिलता है, आपको नंबर मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि भाई वो हमारा कस्टमर, तुम सब कुछ हमारे फोन से करो, हमारा व्हाट्सएप यूज करो, ताकि कल के दिन अगर तुम जाओगे तो फोन नंबर हमारे पास ही रहेगा, तो कोई दूसरा पर्सन उसे हैंडल करेगा। बाकी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यही होता है। नॉन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ठीक है भाई, सब अपना अपना यूज कर रहे हैं, एम्प्लॉय की भी जेब में मोबाइल है, वो अपने ही फोन से सारा काम कर दे रहा है, हमें उतना डर नहीं। लाइक नाटक क्लासेस में अभी हाल फिलहाल नॉन कॉर्पोरेटाइजेशन चल रहा है, तो इतना हमने फोन क्या नहीं किए, दिए नहीं है। हालांकि हमने मंगा लिए, कोई एम्प्लॉय यूज भी करता है, कोई एम्प्लॉय यूज भी नहीं करता, हमने ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाई। लेकिन एज द टाइम विल गो ऑन, और अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें भी ये चीज करनी पड़ेगी। तो आज 150-200 मोबाइल कनेक्शन होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो 200 मोबाइल कनेक्शन इंटू 12 कितने हो गए? 2400 बिल आएंगे। अब तुम 2400 बिल एक एक चेक करोगे बॉस, पूरा एक दिन तो जाता है, बोलो ना यस और ना? यस, ऑब्वियस सी बात है। अब 2400 अगर कनेक्शन को चेक करना होगा तो पूरा एक दिन चला जाएगा। इससे अच्छा क्या करो भाई, 2400 कैसे आया भाई? 200 इंटू 12 महीने, डेट इज 2400, और 2400 इंटू भाई 500 का प्लान है, तो कर लिया आपने इंटू कितना? 500, कितना आ गया? 1,20,000 रुपए। 1,20,000 रुपए से ज्यादा ही आएगा क्या? चलो जो भी फिगर आया, 1,20,000 आया मान के चलो, तो 1,20,000 रुपए क्या आ गया भाई? ये फिगर आ गया। तो ऑन दैट बेसिस अगर हम बात करें तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, हम भाई सीधा क्या करेंगे, टिक टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। क्या ये बात समझ में आई? पक्का, अच्छे तरीके से। तो ये क्या है? एनालिटिकल प्रोसीजर एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए भी क्या आता है दोस्तों? काम पे आता है। तो कितनी स्टेजेस पे आता है? तीनों स्टेजेस पे काम पे आता है। पहला स्टेज हो गया प्लानिंग स्टेज, दूसरा स्टेज हो गया ऑडिट एविडेंस को कलेक्ट करने वाली स्टेज, और तीसरा स्टेज कौन सा हो गया? बोलो, दैट इज हमारा लास्ट स्टेज, कंक्लूजन स्टेज। कंक्लूजन स्टेज में ये सबसे ज्यादा काम पे आता है। सर कैसे? आज अगर मैं कंक्लूजन स्टेज के बारे में बात करूं दोस्तों, तो बेसिकली क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। कंक्लूडिंग स्टेज में होगा ये कि जब भी आप क्या करेंगे दोस्तों, आप ऑडिट को कंप्लीट करेंगे बीइंग एन आर्टिकल, और उसके बाद फिर आप जब ऑडिट को कंप्लीट करके अपने बॉस को दिखाएंगे ना, देखिए साहब मैंने ऑडिट को कंप्लीट कर दिया, आपका बॉस 5 मिनट के अंतर्गत आपकी 6 महीने की मेहनत को बर्बाद कर देगा। वो 5 मिनट में बता देगा तुमने ये ठीक नहीं किया, ये ठीक नहीं किया, ये ठीक नहीं किया, ये ठीक नहीं किया, ये ठीक नहीं किया। इफ योर चार्टर्ड अकाउंटेंट इज एन एक्सपीरियंस पर्सन, तो ऑब्वियसली वो 5 से 10 मिनट में आपकी 6 महीने की मेहनत को पूरा पानी में डाल देगा। और वो उस 5 मिनट में करेगा क्या पता है? एनालिटिकल प्रोसीजर। ही विल बी मेकिंग सम रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट दोस्तों? फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल
फाइनेंशियल डेटा और बिटवीन फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल डेटा। ये एनालिटिकल प्रोसीजर को करने का कोई भी फॉर्मूला नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन योर पीजे, इट डिपेंड्स अपॉन योर क्रिएटिविटी। आप कितने एक्सपीरियंस है, आप कितने क्रिएटिव है, आप उससे पकड़ लोगे कि गलतियां कहां कहां पर है। क्योंकि इट्स नॉट ऑल अबाउट जो एग्जांपल मैंने आपको दिए, नो भाई। आज अगर बात की जाए तो आप कैसे भी निकाल सकते हो, आप रिलेशनशिप कैसे भी बिल्ड कर सकते हो। लाइक नाटक क्लासेस ने रिसिप्ट बच्चों की फाड़ी, हमने भाई 6 लाख रुपए की रिसिप्ट दिखाई अपनी, उतने की ही रिसिप्ट फाड़ी है, उतने की ही अकाउंटिंग की है। अब अगर बीइंग एन ऑडिटर आप आते हैं तो आपने तो भाई कागज को अगर इससे चेक करोगे 6 लाख देखोगे तो आप तो बोलोगे ओके कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन क्या हो जाएगा, आज अगर आपको क्या करना है, आज आपको अगर ये पता करना है कि इन लोगों ने गड़बड़ किया है, आपको लग रहा है कि यहां पे रोमम क्या है, ज्यादा है, तो आप एनालिटिकल प्रोसीजर बहुत सारी चीजों के साथ जोड़ोगे। एग्जाम्पल आप जोड़ोगे, कागज के जो बिल बन करके आए हैं, प्रिंटर के जो टोनर्स के एंड मेंटेनेंस के जो बिल बन करके आए हैं, उस बिल से ऐसा लगता नहीं कि आपकी रिसीट सिर्फ 6 लाख की होगी, क्योंकि कागज ही आपने 13-14 लाख से ऊपर निकाल दिए। अरे समझ में आया कि नहीं आया? आज 13-14 लाख अगर मैंने साल भर में कागज निकाले, इसका मतलब मेरे यहाँ बच्चे ज्यादा होंगे। आज अगर आप मेरी 6 लाख की रिसीट मानते हैं, ओनली 6 लाख रुपीज की रिसीट, औसतम एक बच्चा मुझे 30,000 पे का था औसतम, ठीक है। 30,000 को अगर निकालोगे तो आपके कितने बच्चे पढ़ेंगे, तो 6 लाख होगा, 20 बच्चे। और तुमने अगर 12 लाख पेपर निकाले हैं, मतलब 12 लाख डिवाइडेड बाय अगर अपन क्या करें बताइए 20, मतलब एक बच्चे के लिए 60,000 किताब, 60,000 पेजेस की किताब दे दी क्या तुमने एक बच्चे को? अरे आया कि नहीं आया? मतलब पक्की बात है तुमने कुछ लफड़ा किया है यहाँ पर। ये भी एक है तरीका है भाई निकालने का। तो हमने किसके बदले किसका निकाल दिया बताइए? बिटवीन दी हमने पेपर जितना नाटक क्लासेस में निकला है और अपने एडमिशन से। तो आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर आप किस चीज से पकड़ सकते हो, इसका कोई वो नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है कि बेटा सिर्फ फीस इनटू मुंडीज ही होगा। आपको और भी तरीके हैं ये पता करने के कि क्या ये लोग यहाँ पे सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। अगर आपको रोमम ज्यादा लग रहा है तो आप यहाँ और क्रिएटिविटी करो। बहुत अलग अलग प्रकार से आप क्या कर सकते हो, सोच सकते हो। आज अगर मान लीजिए भाई मैं अपने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दिखा रहा हूं, आज अगर मैं अपने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पिछले साल मैंने दिखाया था 10 लाख रुपए, इस बार का मेरा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है 15.5 लाख रुपए। तो बोले साहब इस बार तो आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा कर दिए, क्या बात है, कहाँ गए थे? मैं कहा सर वो बिजनेस के ही काम से गए थे, और क्या है, बढ़ा रहे हैं अपने बिजनेस को। आप टर्नओवर देखिए, हमारा टर्नओवर बढ़ गया कि भैया पहले हमारा टर्नओवर सिर्फ 10 करोड़ का था, अब आप देखिए हमारा टर्नओवर 17 करोड़ रुपए का हो गया। तो मैं बोला ठीक है भाई, अब 17 करोड़, क्योंकि उसको रोमम ज़्यादा लग रहा है, उसको लग रहा है कि मैं कहाँ गया हूँ, मैं वर्ल्ड टूर पर निकल गया अपने खानदान के साथ, और क्या दे दिया मैंने इसे, बिजनेस एक्सपेंस दे दिया। वो बोलेगा अच्छा सर पिछले बार भी इतने सालों से देख रहे हैं 8 लाख 10 लाख 8 लाख 10 लाख के आसपास हैं आप लोग, इस बार आप बोल रहे 17 लाख का आपने एक्सपेंसेस किया है। सर कौन सी रीजन में गए थे? कहीं तो गए होगे ना, कोई नए मार्केट में गए होगे, वही पुराने मार्केट में घूम रहे होते, वहीं जा रहे होते, तो फिर तुम्हारा एक्सपेंस भी लगभग उतना ही होता। तुम पक्की बात है नया मार्केट एक्सप्लोर करने होगे, टर्नओवर कैसे बढ़ा, क्योंकि नया मार्केट एक्सप्लोर किया होगा। तो बताओ कहाँ गए थे? मैं कहा सर अभी तक हमारा नॉर्थ बचा था, हम नॉर्थ में घूमने गए थे। अरे आए कि नहीं, पूरा बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो भाई जब बिजनेस बढ़ाने गए हो, 17 लाख रुपए खर्चा किए, मतलब 7 लाख रुपए ऊपर खर्चा किया, आप बोल रहे हो उसकी वजह से 15 करोड़ 20 करोड़ की सेल भी हो गई। चलो अगले पिछले साल के मुकाबले आपकी सेल जो है 5-6 करोड़ रुपए ज़्यादा भी हो गई। तो अब ऑडिटर पता है क्या बना रहा है, रीजन वाइज सेल। साउथ से कितनी आई, ईस्ट से कितनी आई, वेस्ट से कितनी आई, नॉर्थ से कितनी आई। पता चला कि नॉर्थ में पिछले साल 20 लाख की सेल हुई थी और इस साल 21 लाख रुपए की सेल हुई। तो आप मुझे बताइए क्या आपका नॉर्थ जाना कोई काम कर रहा क्या? लेकिन ये जो तुम सेल दिखा रहे हो 10 करोड़ की, 16 करोड़ सेल्स हो गई मान के चलो, तो भाई ये 6 करोड़ तो तुम्हारा साउथ से ही आया है। मतलब भाई साउथ में तुम्हारा डोमिनेंस पहले भी था, इस बार और माउथ पब्लिसिटी हो गई और गुडविल बढ़ गई और मार्केट में डिमांड आ गई। तुम तो भाई नॉर्थ में जाके तुमने इतना पैसा लगाया, तो वहां से सेल क्यों नहीं जनरेट किया? आया कि नहीं आया? ये शक की गुंजाइश देगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें ऑडिटर क्या है, मतलब वो कौन है, क्लाइंट गलत है, ये शक की गुंजाइश दे रहा है। इससे क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ का रोमम थोड़ा सा ज़्यादा है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को थोड़ा घुस के चेक करना पड़ेगा बॉस। नहीं आ रहा है तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को अपन घुस के चेक करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मार्केटिंग एक्सपेंसेस का ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का सेल के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल और बिल्कुल भी नहीं है। वापस से बोल दे रहा हूं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस का और सेल्स का कोई डायरेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है।
ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का और सेल्स का कोई भी डायरेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। आज अगर मैं बात करूं टॉकिंग अबाउट मी एज अचिन नाहटा, ऑनेस्टली मैंने कोविड के पहले लगभग हर एक टीचर, हर एक स्कूल, हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से मिल के आया जो रायपुर के बाहर हो। मेरा दिसंबर महीना बाहर ही रहता था, किसी दिन मैं धमतरी में हूँ, किसी दिन मैं महासमुंद में हूँ, किसी दिन मैं भाटा गांव में हूँ, ठीक है, भाटा गांव नहीं, भाटापारा में हूँ, ठीक है, यस। तो अगर अपन बात करें तो भाई मैं हर जगह गया हुआ हूँ, हर जगह के जो अच्छे अच्छे प्रोमिनेंट स्कूल के टीचर्स हैं या प्रोमिनेंट स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, उनके साथ मैंने अच्छे रिलेशंस बिल्ड किए। लेकिन ये सब मैंने किया कोविड के पहले, और बच्चे कब बढ़ रहे हैं? उस मेहनत के 3 साल के बाद। वो मेहनत तो मैंने सन 2022 में, 22 बोल रहा हूँ सॉरी, 20 में की होगी, यस 20 में ही किया। 21, 22, 23 में जा ही नहीं पाया। 23 में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अब इतने प्रेशराइज हो गए कि निकल ही नहीं पा रहे। फिर मोदी जी ने 21 में बोल दिया बेटा तुम्हें अंदर ही रहना है, नाटा जी हमें आपकी बहुत चिंता है, तो 21 और 22 मोदी जी ने निकलने नहीं दिया। तो ऑब्वियस सी बात है भाई। तो आज अगर देखा जाए मैंने तो 2020 में ज्यादा मेहनत की, 2019 में बहुत मेहनत की, क्योंकि उस समय हमने अपने आप को स्टैब्लिश किया था। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, हमें मार्केट बनाने के लिए, बिल्ड करने के लिए मेहनत करनी ही पड़ी। तो आज हमने क्या किया, सबसे ज्यादा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मेरे वही थे उस समय कि मैं सुबह जाता था, वहां सभी लोगों से मिलता था, फिर शाम को वापस यहाँ आता था, फिर दूसरे दिन सुबह कहीं और जाता था। तो ऐसे करके तो हम बहुत सारी जगहों पर गए हैं, घुले मिले हैं, लोगों से बात की, अपने ब्रांड को पहुंचाने की कोशिश की है। तो ऑब्वियस सी बात है मैंने इतनी मेहनत उस समय किया, माइट भी उस समय कोई रिजल्ट ही नहीं निकला, उस समय लिटरली कोई रिजल्ट नहीं निकला। ऐसा नहीं हुआ ना कि आज रिलेशनशिप बिल्ड करके आ गया, हेलो हाय करके आ गए, तो कल उन्होंने 100 बच्चा भेज दिया, ऐसा थोड़ी ना होगा। वो तो धीरे धीरे सेमिनार दिया, लोगों के बीच में नाम पहुंचा, धीरे धीरे और दूसरी चीजें पहुंची, रिजल्ट पहुंचा, फिर जाकर के धीरे धीरे बिल्डिंग चालू हुआ, वर्किंग। तो आज उस वर्किंग के लिए मेरे को रिजल्ट 3 साल के बाद मिल रहा है। तो मेरे वहां ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस उस समय हो सकता है 6-7 लाख रुपए के होंगे, आज मेरा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस लगभग हजारों में है, लाखों में भी नहीं है। तो भी मेरा रेवेन्यू वहां के यहाँ के मुकाबले में 3 गुने का फर्क आ गया है। तो रीजन क्या है? वो रीजन आप ये नहीं बोल सकते ना कि वो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस उस समय की, तो सेल भी उस समय बढ़नी चाहिए। नो, एडवर्टीजमेंट सबसे ज्यादा हमने अगर किया है तो 2018 में किया था। न्यूज़पेपर ऐड हमने दिया था 13.5 लाख रुपए के, न्यूज़पेपर ऐड दिया था 1 साल के अंदर ही, कोई रिजल्ट नहीं समझ, क्योंकि आते साथ ही हमें भी अपना नाम बनाना था। तो न्यूज़पेपर में दैनिक भास्कर के साथ वी गॉट अप इनटू अ डील, जिसमें हम साल भर में आपके साथ एक्स अमाउंट ऑफ एडवर्टीजमेंट करेंगे और उसका एक लमसम हमने उनको अमाउंट पे कर दिया। उसके अलावा मैंने होर्डिंग्स पे, जो रोड होर्डिंग्स होती है, उस पर समवेयर अराउंड 56,000 रुपीज़ पर मंथ मैंने क्या किया है, एक्सपेंड किया है। तो 56,000 रुपीज़ पर मंथ, और ये मैंने तकरीबन 9 महीने तक के किया, ठीक है। तो आज अगर अपन बात करें, ये पैसा प्लस 13.5 लाख, लगभग मुझे लगता है 20 लाख के आसपास मैंने खर्चा किया, लेकिन रिजल्ट 0 नहीं आया। रिजल्ट हमें ऐसा लग रहा था बच्चा न्यूज़पेपर में पढ़ेगा, नाटा क्लासेस भाग के आ जाएगा, कोई भाग के नहीं आया। इसलिए तो अभी कोई होर्डिंग नहीं लगाई, अब हमने इस बार कोई होर्डिंग नहीं तो देयर यूज्ड टू बी एन होर्डिंग फ्रॉम पचपेड़ी नाका टिल वो सिद्धार्थ चौक, जितने भी थे वो पूरे बुकड थे हमारे नाम पे, क्योंकि हमने वो किया था। लेकिन रिजल्ट नहीं आया ना यार। वो इतना हैवी अमाउंट स्पेंड कर लो, लाइक आप महीने का लगभग नहीं हो तो 2.25 लाख रुपए खर्चा कर रहे हो सिर्फ किस पे, एडवर्टीजमेंट में। बाकी रेंट, इलेक्ट्रिसिटी जितने और बाकी खर्चे वो तो लगे हुए हैं। आज उतना खर्चा करने के बाद रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है ना, इंसान को तो भाई डिस्करेजमेंट ही होगा। तो भाई हमने फिर वही सोचा यार क्या बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। एक तो अपॉर्चुनिटी लॉस इतना बड़ा हैवी है, क्योंकि हम जिस शहर से आए वहां पे हम कितना बड़ा अमाउंट छोड़ करके आए, क्योंकि वो हमें ऐसा नहीं था ना कि वहां पे चल ही नहीं रहा काम तो चलो यहाँ है, वहां तो बैच हाउसफुल था तो छोड़ के आ गए इन ऑर्डर टू मेक अ बिग बैच ओवर हियर। तो वो अपॉर्चुनिटी लॉस देखते थे, और जब ये एडवर्टीजमेंट कॉस्ट देखते थे तो डिप्रेशन में चले जाते थे, और लिटरली ऐसा होता ही था। रात को एकदम मुरझाए से घर निकलते थे हम लोग दोनों कि भाई हो क्या रहा है, गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, बहुत बड़ा स्टेप उठा लिया, एकदम जोश जोश में पता नहीं क्या करेंगे। फिर आधे रास्ते दोनों नेगेटिव बोलते थे, फिर एक दूसरे को क्या देते थे, हिम्मत देते थे, अरे नहीं कर लेंगे यार, हो जाएगा। फिर वो भी बोलते थे हो जाएगा, ऐसे ही दोनों गाड़ी में जाते थे। तो दीज यूज्ड टू बी द डेज वी हैव सीन। इतना आसान नहीं है जर्नी। तो ऑब्वियस ही बात है आज उतना खर्चा करने के बाद ना वही लगता था कि भाई कहीं इतना तो नहीं जो हमने 4-5 साल में जैसे तैसे कमाए, क्योंकि वी स्टैब्लिश, अगर हम अच्छे तरीके से स्टैब्लिश 2013 में हुआ, 2011 में वी स्टार्टेड, बट बहुत अच्छा स्टैब्लिशमेंट हुआ 2013-14 के एरा में, जब हमने टीम बनानी चालू की, जब सब कुछ हुआ। नहीं तो प्रतीक सर अकेले करते थे, तो अकेले करते थे, इट वॉज वेरी स्मॉल। बट फिर बाद में हमने टीम बनाई, ये किया वो किया, प्रेमाइसेस अलग अलग जगह खोलना, फिर अपनी खुद की बिल्डिंग बनाना, ये सब प्रोसेस पे हम गए। तो हमने वैसे ही बहुत बड़ा एक्सपेंशन मतलब लाइक पैसा लगा चुके थे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट काफी बड़ा हो चुका था। उसके बाद अचानक से निकल करके यहां आना,
तो कितना सारा बोझ लेकर के हम लोग घूम रहे थे, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन वो रिस्क लिया और कहीं ना कहीं वो डिप्रेसिंग भी रहता था, लेकिन कहीं ना कहीं फिर उस चीज का रिजल्ट आज की डे पे हम बोल सकते कि मिल रहा है। उस समय मिला या नहीं मिला, तो वही मैं आपको बताना चाहता हूं। द फर्स्ट थिंग इज दैट कि कभी भी मार्केटिंग एक्सपेंसेस और सेल्स को आप क्या नहीं कर सकते, डायरेक्टली नहीं कंपेयर कर सकते। लेकिन हाँ, यहां पर उसने क्या किया, उसने डायरेक्टली कंपेयर नहीं किया सेल्स को कि अच्छा मार्केटिंग तुमने ट्रैवलिंग पे अच्छा 4 लाख रुपए ज्यादा लगाया तो तुम्हें 7 करोड़ की सेल्स मिली, उसने ये नहीं किया। ऑडिटर ने अपनी क्रिएटिविटी यूज किया और माइक्रो लेवल पे जाकर के क्या किया, चेक किया कि भाई नॉर्थ का कितना, साउथ का कितना, ईस्ट का कितना, वेस्ट का कितना। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? पक्का अच्छे तरीके से। तो आज ये क्या है दोस्तों, दिस इज एनालिटिकल प्रोसीजर। तो एनालिटिकल प्रोसीजर के अंतर्गत आप देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बिटवीन द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा, बिटवीन द फाइनेंशियल डेटा आप एनालिटिकल प्रोसीजर करते हैं, लाइक जीपीआर निकाला है, जीपी अपॉन सेल्स इन 200, या एक होता है बिटवीन द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। जैसा कि आप देख सकते हैं भाई, मेरी सैलरी थी 600 लाख रुपए, मेरी मतलब कि पूरे नाटा क्लासेस में हम सैलरी बांटते कितने की, 600 लाख की। प्रीवियस ईयर सैलरी बांटी कितने की, 500 लाख की। इस बार टू अगर प्रीवियस ईयर टू करंट ईयर देखो तो कितने का डिफरेंस है, कुछ बोल नहीं रहे आप लोग, 100 लाख रुपए का डिफरेंस है। तो यहां पर बोला गया कि भैया 100 लाख के डिफरेंस पर अब हमने क्या किया, उसको और थोड़ा सा देखा कि भाई क्या एम्प्लॉय में भी डिफरेंस है। हाँ भाई 50 एम्प्लॉयज और ऐड हुए, तो भाई ये बोलना कि 50 एम्प्लॉय और ऐड हुए और उसकी वजह से 100 लाख और बढ़ गए, तो भाई ये इसके लिए हमने क्या किया, उसको और डिवाइड किया, तो पता चला कि भाई 1 लाख से एवरेज सैलरी कितनी हो गई, 1,10,000, जो कि नॉर्मल है, ठीक है, अच्छा है, 10% तो इंक्रीज होता ही है बॉस। तो 1.1 लाख हुआ, इट्स ओके, हम मैनेज करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर रोमम कम होगा तो अपन इतना सोच के आगे बढ़ जाएंगे, रोमम ज्यादा होगा तो अपन और गहराई में चेक करेंगे। नेक्स्ट हो जाता है इंट्रा फर्म। इंट्रा फर्म मतलब क्या, अगर एक फर्म की कॉस्ट शीट निकालेंगे, उसका कॉस्ट पर यूनिट, दूसरे फर्म की कॉस्ट पर यूनिट, इसको अपन देख सकते हैं। या फिर भाई इंटर फर्म कंपैरिजन। इंटर फर्म कंपैरिजन का मतलब हो जाता है भाई आप क्या कर रहे हैं, आप एक एंटिटी का डेटा दूसरे एंटिटी के डेटा के साथ क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, आप उसको कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन यहां पर आपको क्या नहीं मिलता है, डेटा नहीं मिलता है। अरे हाउ कैन यू से कि मुझे मेरा कॉम्पिटिटर का डेटा मिल जाए कि वो कितना कर रहा है, उसका जीपी कितना है, उसका एनपी कितना है, क्या मिल जाए, जरूरी है क्या? नहीं, अनटिल अनलेस इट इज अ कंपनी। गेटिंग माय पॉइंट। कंपनी होगा तो आरओसी के पास तो सब कुछ होता है भाई, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, कैसी भी कंपनी हो। लेकिन इफ इट इज नॉट अ कंपनी देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी ना टू फाइंड इट आउट। कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है पक्का। चलिए, उसके बाद अगर अपन बात करें दोस्तों, तो भाई नेक्स्ट कंसेप्ट अगर हम बात करें तो भाई क्या बोला गया है, डेट इज हमारा ग्राफिकल एनालिटिक्स, जो अभी मैंने आपको क्या किया, पूरा एक्सप्लेन किया। तो अगर अपन बात करें ऐसे ग्राफिकल एनालिटिक्स भी होते हैं कि भाई करंट ईयर में नॉर्थ से कितनी सेल आई, प्रीवियस ईयर में कितनी सेल आई, ठीक है, ईस्ट से कितनी सेल आई, वेस्ट से कितनी सेल आई, ठीक है, साउथ से कितनी सेल आई। तो ये अपन क्या करते हैं बताइए, चेक करते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आई? पक्का। दीज आर व्हाट दोस्तों, बिल्डिंग रिलेशनशिप। इसी को अपन क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप को क्या करना बताइए, बिल्ड करना। क्या ये बात समझ में आई? पक्का अच्छे तरीके से। चलो कैसे लिख लेंगे आप प्लीज, ऐसे लिख लीजिए फटाक से।
चलिए लिख लिया क्या? नो, हेलो हेलो। चलिए हो गया क्या? चलिए, हाँ जी, कौन सा? ओके, इंट्रा फर्म मतलब फर्म के अंदर ही। तो अपन कॉस्ट को कंपेयर कर सकते हैं, लाइक पिछली बार हमारी कितनी थी, इस बार हमारी कितनी है। F1 मतलब अपन बोल सकते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल दैट इज हमारी या तो ईयर वाइज पिछले ईयर कितनी थी और इस ईयर कितनी है, वो आप बोल सकते हो। हाँ, लेकिन कॉस्ट लिखा है तो मैं फाइनेंशियल ईयर में कॉस्ट नहीं होता ना, तो इसीलिए मैंने वो CY या PY नहीं लेगा। ठीक है, मतलब वो फर्म का एक समझो ईयर की बात कर रहे हैं अपन, कोई भी ईयर की, तो वो F1 F2 से डिनोट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बात करने जा रहे हैं दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, तो ये अपन की बातचीत हो गई है, एक बार इसी चीज़ को पढ़ लेते हैं। काफ़ी कुछ मैंने आपको ज्ञान दे दिया है। क्या बोला जा रहा है, पढ़िए। रूटीन चेक कैन बी डिपेंड अपॉन टू डिस्क्लोज ऑल मिस्टेक और मैनिपुलेशन दैट मे एग्जिस्ट इन अकाउंट्स ड्यू टू विच सर्टेन अदर प्रोसीजर ऑल्सो हैव टू बी अप्लाइड लाइक ट्रेंड एंड रेशियो एनालिसिस इन एडिशन टू रीजनेबल टेस्ट। बोले सर रूटीन चेकिंग में आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते। दिस कलेक्टिवली आर नोन एज व्हाट दोस्तों, ओवरऑल टेस्ट। With the passage of time, analytical procedure have acquired a lot of significance as substantive analytical audit procedure. ऐसे 520 on analytical procedure discusses the application of analytical procedure during an audit. अब मेन आते हैं मीनिंग, इस पे लिखेंगे लर्न। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है व्हाट डू यू मीन बाय एनालिटिकल प्रोसीजर। तो आपको बताना है एज पर ऐसे कौन सा दोस्तों 520, अपन जाने अनजाने में ऐसे 520 ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर अपन बात करें तो टर्म एनालिटिकल प्रोसीजर मींस इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या बोलेंगे दोस्तों, इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। Analytical procedure also encompasses such investigation as is necessary of identified fluctuation or relationship that are inconsistent with other relevant information or that differ from expected value by a significant amount. Thus, analytical procedure include the consideration of comparison of entities' financial information with as well as consideration of what दोस्तों relationship. क्या ये बात समझ में आ गई? पक्का? चलिए नीचे की बात की जाए तो क्या लिखा हुआ है भाई यहाँ पे, एनालिटिकल प्रोसीजर इंक्लूड्स कंसिडरेशन ऑफ कंपैरिजन ऑफ एंटिटी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विद कंपेरेबल इंफॉर्मेशन फॉर प्रायर पीरियड। आप क्या करोगे भाई, एनालिटिकल प्रोसीजर में क्या हो जाता है कि आप कंपेयर करोगे एंटिटी का इस बार का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसके साथ, प्रायर पीरियड की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ। एंटिसिपेटेड रिजल्ट के साथ भी कंपेयर कर सकते हो, सच एज बजट्स और एक्सपेक्टेशन, कि भैया आपने कोई ना कोई बजट तो बनाया होगा, उससे भी अपन एक बार क्या कर सकते हैं बताइए, कंपेयर कर सकते हैं। या सिमिलर इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर करना होगा तो आप कैसे कैसे कंपेयर कर सकते हैं, तो प्रायर पीरियड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ, या तो फिर सिमिलर इंडस्ट्री के साथ, या तो फिर आपके एंटिसिपेटेड रिजल्ट के साथ। AP also include consideration of relationship among element of financial information such as gross मार्जिन परसेंटेज। तो ये जो बोला गया है, क्या बोला गया, एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट व्हाट दोस्तों, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का किसके साथ रिलेशनशिप, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ। या फिर वो बोल सकते हैं कि भाई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का रिलेशनशिप किसके साथ, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड रिलेवेंट नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सच एज पेरोल कॉस्ट टू नंबर ऑफ व्हाट दोस्तों, एम्प्लॉइज। चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं वही सेम एग्जाम्पल ऊपर दे दिया गया है। एग्जाम्पल ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर हैविंग कंसिडरेशन ऑफ कंपैरिजन ऑफ एंटिटी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विद कंपेरेबल इंफॉर्मेशन, एंटिसिपेटेड रिजल्ट एंड सिमिलर इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन। तो ये हमारे लिए किसके जैसा हो गया, एग्जाम्पल के जैसा। क्या ये बात समझ में आई? चलिए
फिर एग्जाम्पल ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर हैविंग कंसिडरेशन ऑफ रिलेशनशिप आर, वही बात हो गई, अमंग एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल विद फाइनेंशियल एंड बिटवीन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। इसके अंतर्गत एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मेरे को वापस ये लिखना पड़ा, क्योंकि यहां पर आपसे पूछ लेंगे गिव एग्जाम्पल ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर हैविंग कंसिडरेशन ऑफ कंपैरिजन ऑफ एंटिटी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो आपको समझ ही नहीं आएगा क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है, बल्कि क्वेश्चन यही पूछना चाहता है कि भैया आप एंटिटी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को किसके साथ कंपेयर करोगे, एग्जाम्पल दो, तो किसके साथ करोगे, प्रायर पीरियड के साथ, एंटिसिपेटेड रिजल्ट के साथ या बजट के साथ। एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि भैया आप जो है वो रिलेशनशिप किसके साथ बनाओगे, एग्जाम्पल दो कि एनालिटिकल प्रोसीजर में आप रिलेशनशिप किसके साथ बनाओगे, तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ या नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ। क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा, तुमको आंसर तो बहुत अच्छे से पता होगा, वाह सर आपने इतना अच्छा समझाया, बट क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा तो क्या मतलब निकलेगा। तो यहाँ पर ये जो है ना, इसलिए ये अलग से भी दे दिया, नेचर तो लिख ही दिया है, तो इसीलिए यहाँ पर आपको ये चीज़ अलग से दे दी गई है। क्या ये बात समझ में आई दोस्तों, पक्का अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते। पर्पस एंड टाइमिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। क्या पर्पस है एनालिटिकल प्रोसीजर लगाने का, बताइए, एनालिटिकल प्रोसीजर क्यों लगाते हैं आप? ओके, एक अच्छा ऑडिट एविडेंस मिल सके जिसके दम पे हम रीजनेबली अश्योर हो जाए, टू ऑब्टेन रिलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस व्हेन यूजिंग सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, एंड इसी के दम पे अपन डिजाइन एंड परफॉर्म करेंगे क्या, एनालिटिकल प्रोसीजर नियर द एंड ऑफ द ऑडिट, नियर द एंड ऑफ द ऑडिट दैट असेस द ऑडिटर व्हेन फॉर्मिंग एन ओवरऑल conclusion as to whether the financial statement are consistent with the auditor's understanding of the entity. पर्पस ऑफ यूजिंग एनालिटिकल प्रोसीजर, एनालिटिकल प्रोसीजर को यूज करने का क्या पर्पस है, ताकि ऑडिटर अपने ऑडिट को प्लान कर पाए, प्लान द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एज अ सब्सटेंटिव प्रोसीजर व्हेन द यूजर कैन बी मोर इफेक्टिव देन when their use can be more effective or efficient than test of detail in reducing the detection of risk of a specific financial statement assertion. क्या बोलना चाहता है, जहां पर आप ऐसी जगह पर एसएपी का इस्तेमाल करते हैं जहां पर अगर आप पूरी चेकिंग कर भी लोगे ना तो आपको उससे ज्यादा अच्छा ऑडिट एविडेंस एनालिटिकल प्रोसीजर पे मिल जाएगा। सर जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम कागज पत्तर चेक कर करके भी बैलेंस शीट में से कौन सा आइटम गायब है ये नहीं पता कर पाओगे। समझ में आया? आज बैलेंस शीट से मेरी एक कार का बिल मैंने उड़ा दिया, कार भी उड़ा दिया, कार मेरे पास है लेकिन मैंने उड़ा दिया, क्या ये आपको पता चल पाएगा? नहीं। लेकिन चांसेस आर वेरी मच कि ये कार मैंने अगर अभी उड़ाया मतलब शायद पहले तो नोटेड होगा। तो जब आप कंपेयर करोगे विद प्रीवियस ईयर व्हाट दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वहां पे कार दिखेगी और यहां पे कार नहीं दिखेगी, तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट टू नो कि देयर इज सम मिसिंग थिंग आर देयर। तो आपको अगर रोमम हाई लगा तो आप ज्यादा चेकिंग करके उसको पता करोगे, और नहीं लगा तो छोड़ करके इग्नोर करके आगे बढ़ जाओगे। तो यहां पे पूरे कागज पत्तर चेक करने का भी कोई मतलब नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? या फिर एज एन ओवरऑल रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट द फाइनल रिव्यू स्टेज ऑफ द ऑडिट, तो ओवरऑल रिव्यू करने के लिए कि पूरा काम सही हुआ है कि नहीं। जैसा मैंने आपको बताया था कि आपकी पूरी 6 महीने की मेहनत 5 मिनट में पानी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? बिकॉज ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। समझ में आया? टाइमिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर को लेकर के क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा और डिटेल में दिया। 3 स्टेजेस में, यहाँ पर तीनों में होता है, प्लानिंग में भी, टेस्टिंग में भी, कंप्लीशन में भी। प्लानिंग स्टेज में एनालिटिकल प्रोसीजर असेस द ऑडिटर इन अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट बिजनेस, आइडेंटिफाइंग द एरिया ऑफ पोटेंशियल रिस्क एंड डिटरमाइनिंग द एनटीई। अपन को समझ में आता है क्लाइंट का धंधा कैसे, आइडेंटिफाई करते हैं एरिया ऑफ पोटेंशियल रिस्क और डिटरमाइन करते हैं एनटीई। टेस्टिंग स्टेज में अपन इसे सब्सटेंटिव प्रोसीजर की तरह लेते हैं ताकि अपन को एक अच्छा ऑडिट एविडेंस मिल सके। और कंप्लीशन स्टेज पर अपन को ये हेल्प करता है, इसके दम पे अपन क्या बिल्ड करते हैं, ओवरऑल कंक्लूजन, कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बेसिकली कंसिस्टेंट है कि नहीं ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी के हिसाब से। तो ये मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि नहीं, ओपिनियन हमारा सही है कि नहीं, उसके लिए अपने को लास्ट में भी यूज करना पड़ता है। तो तीनों जगह पर ही यूज होता है दोस्तों, चाहे वो प्लानिंग स्टेज बोले, चाहे वो अपन बोलो दैट इज टेस्टिंग स्टेज बोले, चाहे अपन कंप्लीशन स्टेज बोले। क्या ये बात समझ में आई दोस्तों? चलिए नेक्स्ट। इन प्लानिंग स्टेज एनालिटिकल प्रोसीजर असेस द ऑडिटर इन अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट बिजनेस। क्या ये बात समझ में? अपन को क्लाइंट का बिजनेस समझ में आता है, एंड आइडेंटिफाइंग द एरिया ऑफ पोटेंशियल रिस्क, कहां पर पोटेंशियल रिस्क है, एंड द डेवलपमेंट इन द एंटिटी बिजनेस ऑफ विच ही वाज प्रीवियसली अनअवेयर, जो कि उसको पता नहीं था।
This information will assist the auditor in determining NTE of other audit procedure. Analytical procedure in planning the audit use both financial and non-financial information such as number of employees, square foot of selling space, volume of goods produced and similar information. बोलो पक्का? चले अब आइए दोस्तों बात करते हैं एनालिटिकल को प्रोसीजर को लगाने के लिए क्या क्या आपको स्टेप्स लेने पड़ते हैं दोस्तों. कुल मिलाकर के 4 स्टेप्स है. कितने स्टेप्स है बताइए? 4 स्टेप. सबसे पहला स्टेप तो बहुत ही कॉमन सेंस वाला स्टेप है कि पहले ये देखो कि क्या वहां पर एनालिटिकल प्रोसीजर लग भी सकता है कि नहीं लग सकता. भाई एनालिटिकल प्रोसीजर लगाने के लिए द थिंग मस्ट बी इन अ स्टेज जहां पे हम रिलेशनशिप को बिल्ड कर पाए. गेटिंग माय पॉइंट? अगर ऐसी कोई चीज है जिसमें आप रिलेशनशिप को बिल्ड ही नहीं कर पाएंगे तो फिर वहां पर आप एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं कर पाएंगे. जैसे कि एक दुकान है जिसका फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, क्या हम ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं बिटवीन द टर्नओवर एंड द स्क्वायर फुट ऑफ द शॉप? क्या हम कहीं पर रिलेशनशिप ऐसा बिल्ड कर सकते हैं? स्क्वायर फुट ऑफ द शॉप एंड टर्नओवर? बताओ यस और नो, यस और नो, यस और नो. यस इन केस ऑफ रिटेल बिजनेस, यस इन केस ऑफ रिटेल बिजनेस. तुम क्या इमेजिन कर सकते हो रिटेल बिजनेस में इतने से रूम में 15 करोड़ का काम हो जाए? नहीं कर सकते, नहीं ही कर सकते. रिटेल बिजनेस में नहीं हो सकता. क्या बेचोगे तुम 15 करोड़ में? सोना चांदी. वेरी गुड. तो सोना चांदी तुम खरीदने के लिए कभी तीसरी दुकान में जाओगे? जैसे इंसान को 5 लाख का हार खरीदना है वो तीसरी दुकान में आएगा? क्यों कल्याण ज्वेलर्स जैसी बड़ी शॉप में जाएगा? बड़ी शॉप में ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है. तो क्यों शोरूम वाले 100 करोड़ के शोरूम बना रहे? क्यों ज्वेलरी हाउसेस जिनके पास अगर 50 करोड़ का स्टॉक है तो 50 करोड़ का शोरूम बना डाल रहा है? क्योंकि उसको पता है ग्राहक आएगा अगर सोना खरीदने तो इतनी सी दुकान में कभी नहीं आने वाला. इतनी सी दुकान में वो छोटी छोटी चीजें खरीदने आता है. बड़े शोरूम 5 लाख का हार खरीदने तो बड़ा शोरूम देखने को मांगता. वहां सर्विसेज वैसी चाहिए, तभी तो आपको भी ट्रस्ट आता है इनके यहां से खरीदने असली होगा. इतनी सी दुकान में बेचेगा तो समझ जाएगा नकली होगा. होलसेल में हो सकता है इतनी सी दुकान में 15 करोड़ का टर्नओवर, लेकिन रिटेल में नहीं हो सकता. तो भाई यहां पे अगर आप 15 करोड़ का टर्नओवर दिखा रहे हो इतनी सी दुकान से, नहीं भैया नहीं हो पाएगा. गेटिंग माय पॉइंट? तो कहीं ना कहीं ये चीज होती है. तो इसीलिए भाई ये भी तो देखा ही जाता है. एक रेस्टोरेंट के अंतर्गत नंबर ऑफ टेबल्स का भी तो टर्नओवर के साथ लेना देना होगा. यस, आप क्या गिन करके 4 टेबल आपने लगा के रखी है और आप बोल रहे हो कि भैया मेरा जो है वो 5 लाख रुपए महीने का धंधा है, तो वो कई बार प्रैक्टिकली क्या लगता है? इम्पॉसिबल लगता है. नो डाउट कमाने वाले कमा भी सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिकली क्या हो जाता है? थोड़ा सा इम्पॉसिबल भी लगता है. गेटिंग माय पॉइंट? तो भाई ये रिलेशनशिप बिल्ड कुछ भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का आप रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं. तो सबसे पहली चीज तो देखना क्या वो आइटम सूटेबल है या नहीं है, क्या आइटम वो प्रिडिक्टेबल है या नहीं है. जैसे कि मैं जानना चाहता हूं इज कैश बैलेंस मोर प्रिडिक्टेबल कि सेल मोर प्रिडिक्टेबल? कैश बैलेंस. व्हाई सेल? भाई सेल तो अपना ऐसे ही कि आज अगर आपका लगभग इतना माल बिका तो नेक्स्ट टाइम थोड़ा 10% ऊपर नीचे बिकेगा. चांसेस आर वेरी लेस कि तुम 30, 40, 50, 60% बढ़ जाओ. चांसेस आर वेरी लेस कि 30, 40, 50, 60% नीचे गिर जाओ. चांसेस आर वेरी लेस अनटिल एंड अनलेस तुमने कांड ना किया हो कुछ. अरे आया कि नहीं आया तो उसके चांसेस कम है. या तो तुमने कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी निकाल दिया होगा तो बात अलग है कि तुम्हारा सेल बूस्टअप मार गया. अदरवाइज चांसेस आर वेरी लेस. नहीं तो फिर सब वैसे ही चलते हैं. 5 करोड़ का टर्नओवर था, इस बार 5 करोड़ 20 लाख का हो गया, इस बार 4 करोड़ 80 लाख का हो गया. इट्स ओके, वो ही चलता रहता है. गेटिंग माय पॉइंट? पक्का. तो इससे पहले ये देखना पड़ेगा क्या वो प्रेडिक्टेबल है कि नहीं. कैश बैलेंस का कुछ नहीं बोल सकते. आज मेरी जेब में 167 रुपए, कल हो सकता है 167 करोड़ रुपए आ जाए, तो उसमें अपन ऐसा बोल ही नहीं सकते ना बॉस. कैश बैलेंस कहीं से भी क्या नहीं है बताइए? प्रेडिक्टेबल नहीं है. क्या ये बात समझ में आई दोस्तों आपको? पक्का? अच्छे से. चलिए, तो पहला स्टेप क्या है बताइए, क्या देखना पड़ता है? सूटेबल है या नहीं है. चलिए, तो पहली चीज आप यही देखते हैं कि भाई क्या वहां पे सूटेबल है या नहीं. दूसरा आप देखते हैं कि क्या वो रिलायबल है या नहीं है, क्योंकि भाई एनालिटिकल प्रोसीजर इज ऑल अबाउट कंपैरिजन. व्हाट इज एनालिटिकल? इट इज ऑल अबाउट व्हाट दोस्तों? कंपैरिजन. अब कंपैरिजन अगर आपको करना होता है तो मैं जानना चाहता हूं दोस्तों, ऐसे केस के अंतर्गत अगर आपको कंपैरिजन करना होता है तो भाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि भाई आप क्या करेंगे. आपको ये देखना होगा कि जो भी डेटा आ रहा है क्या वो डेटा सही है या नहीं है.
आज ऑब्वियस बात है अगर डेटा सही नहीं होगा तो ऑब्वियस बात है अपन कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो कंपैरिजन के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास क्या होना चाहिए, डेटा होना चाहिए, और वो डेटा भी कैसा होना चाहिए, सही होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। अगर डेटा रिलायबल नहीं है मतलब वो हमारे किसी काम का नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? पक्का। चलो भाई अपन ने कंपेयर भी कर लिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब अपन को सामने से क्या निकलेगा, फिगर निकल करके आएगा। तो क्या अपन को ये देखना है ये फिगर सही है कि नहीं, इसके लिए अपने माइंड में भी क्या कोई फिगर होना चाहिए। यस ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि भैया 19, 19.2, 18.5, 18.7, अभी का क्या होगा 20 या 18, मतलब 18 to 20 के बीच का ही होगा। अब मैं बोल रहा हूं 37, 39, 49, 59, तो गड़बड़ लग रहा है। तो आपके मन में क्या थी, एक्सपेक्टेशन कि लगभग इतने के आसपास तो होना चाहिए। अगर उतने के आसपास नहीं है मतलब कुछ तो भी क्या है, गड़बड़ है। तो डेवलप एन एक्सपेक्टेशन। आया कि नहीं आया? और एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ऊपर नीचे तो होगा ही होगा यार, एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा ऊपर नीचे तो होगा ही होगा। तो स्टेप 4 देखना पड़ेगा कि क्या वो ऊपर नीचे जो है क्या वो कहीं मटीरियल में से स्टेटमेंट तो नहीं है। और अगर वो मटीरियल में से स्टेटमेंट है तो हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। मतलब अगर वो मटेरियल में से स्टेटमेंट है तो हमें देखना पड़ेगा कि भाई वाकई में कुछ बड़ा लफड़ा तो नहीं है। तो इसीलिए ये सारी चीजों को 4 स्टेप्स में बांटा गया। सबसे पहले तो सूटेबिलिटी देख लो कि क्या हमें भाई ये चीज को करना है कि नहीं करना है, क्या वो उस लायक है या नहीं है। दूसरी चीज आप ये देख लो कि भैया वहां पर जो भी डेटा आपको मिलेगा क्या वो रिलायबल है या नहीं है। तीसरी चीज आप क्या डेवलप कर लो, एक्सपेक्टेशन। और चौथी चीज क्या डेवलप कर लो भाई, जो भी एक्सपेक्टेशंस के बाद जो भी आंसर वहां पर आ रहा है क्या वो कहीं 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 डिफर तो करेगा ही करेगा, लेकिन क्या वो आपके लिए मटेरियल तो नहीं है। और मटेरियल होगा तो इट विल बी नीडिंग मोर इन्वेस्टिगेशन। क्या ये बात समझ में आई? पक्का। चारों स्टेप पढ़ो, इंग्लिश में लिखा है। चलिए दोस्तों, ये क्या हुआ, स्क्रीन नहीं दिख रही है। क्या किया, पंखा तुम लोग ने बंद चालू कुछ किया है? बस बहुत सही। अच्छा हाँ, अच्छा नला है नए वाले प्रेमाइसेस में अपन अच्छे से करवाएंगे चलो ठीक है। हाँ। चलिए बताएंगे यस और ना। चलिए तो 4 स्टेप मैंने आपको पढ़ने के लिए बोले थे दोस्तों। 4 स्टेप कौन कौन से थे? पहला क्या देखना है, सुटेबल है कि नहीं। दूसरी चीज किसके बारे में, डेटा जो है वो रिलायबल है या नहीं है। फिर आप डेवलप क्या करेंगे, एक्सपेक्टेशन को डेवलप करेंगे। और उसके बाद फिर देखेंगे क्या वो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस बेसिकली क्या फर्दर इन्वेस्टिगेशन चाहता है कि नहीं चाहता है। क्या ये बात समझ में आई? चलिए आइए सबसे पहले अपन चेक करेंगे डिटरमाइन द सूटेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। क्या एक पर्टिकुलर सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर वहां पे लगेगा कि नहीं लगेगा, क्या वो सूटेबल है या नहीं है। तो वो अपन को देखना होगा और वो डिपेंड करेगा कुछ इतने फैक्टर्स पे। कितने? 6 फैक्टर्स पे। कितने फैक्टर्स पे? 6 फैक्टर्स पे, जिसमें पहला फैक्टर है सोर्स। पहला फैक्टर क्या है बताइए, सोर्स। जब अपन किसी में लगाएंगे क्या एनालिटिकल प्रोसीजर, तो ये देखना जरूरी है कि भाई वो जो डेटा अपन वहां पर पर्टिकुलरली जिस पर लगाने जा रहे हैं क्या वो प्रिडिक्टेबल है या नहीं है। अगर वो प्रिडिक्टेबल है तो ही लगाओ, अगर प्रिडिक्टेबल नहीं है तो मत लगाओ। तो इसलिए अगर हम बात करें सम क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन टेंड टू बी मोर predictable because they consist of numerous similar transactions, whereas the transaction recorded by non-routine and estimation are often subject to management judgment and therefore are difficult to predict. क्या ये बात समझ में आई आपको? पक्का। चलिए दूसरी चीज अगर अपन बात करें तो अपन को चेक करना पड़ेगा अकाउंट टाइप।
अकाउंट टाइप के अंतर्गत जो पीएनएल के आइटम हैं दैट आर मोर प्रिडिक्टेबल देन बैलेंस शीट के आइटम। क्या मैंने सही बोला है? सुन तो लो नलायक को, नो एकदम ऐसा बोल देते हो। मुझे बताओ कि भाई पीएनएल के आइटम आर मोर प्रिडिक्टेबल देन बैलेंस शीट के आइटम। बोले यस और नो। ऑनलाइन वाले बच्चे यस और नो बताएंगे, यस और नो। यस सर। मैंने अगर क्रॉस क्वेश्चन किया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत ही बोल रहा हूँ नलायको। क्या पीएनएल के आइटम में क्या सेल नहीं आता, परचेज नहीं आता, जीपी नहीं आता, एनपी नहीं आता? क्या ये लोग प्रेडिक्टेबल नहीं है? आज अगर मेरी सेल 5 करोड़ की है तो अगली सेल 5 करोड़ 10 लाख 20 लाख 30 लाख की होगी। कैन यू इमेजिन 15 करोड़ की हो जाएगी? क्या इमेजिन कर सकते हो 10 लाख की हो जाएगी? नहीं। लेकिन आज मेरे पास 60 लाख की कार है, कल नहीं रहेगी, मैं बेच दूंगा। हाँ भाई, बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर टाइम की होती है, पीएनएल पूरे साल का होता है। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ भी हो सकता है। आज मेरे पास कार नहीं, कल खरीद लूंगा। आज 60 लाख की नहीं थी एसेट, कल 60 लाख की एसेट आ जाएगी, परसों फिर बेच दूंगा। आया कि नहीं आया? परसों फिर नहीं रहेगी। लेकिन मेरी सेल तो प्रेडिक्टेबल है, मेरी इनकम टू सम एक्सटेंट प्रेडिक्टेबल है। बताया ना, आज मेरे पास हो सकता है कैश हो, आज अगर आपको दिखाऊं हो सकता है 167 रुपए ना दिखे, लेकिन कल अगर मैं दिखाऊंगा हो सकता है 167 वापस आ जाए। भाई आया पैसा, कहीं इन्वेस्ट हो गया, कहीं एक्सपेंस हो गया, खत्म हो गया पैसा, फिर अपन आ गए ओरिजिनल पे। तो भाई आज बैलेंस शीट बनाऊंगा तो हो सकता है 30-40 लाख रुपए दिख जाए मेरे अकाउंट में, कल बैलेंस शीट बनाऊंगा 167 रुपए फिर दिख जाएगा। भाई इट इज नॉट प्रेडिक्टेबल, बट सेल विल बी प्रेडिक्टेबल। तो इसीलिए आपको ये देखना होगा अकाउंट टाइप कौन सा है। पीएनएल आइटम्स आर मोर प्रेडिक्टेबल देन बैलेंस शीट आइटम। लिख लो नलायको, पीएनएल आइटम, पीएनएल आर मोर, पीएनएल आइटम लिखना, आर मोर प्रेडिक्टेबल देन बैलेंस शीट आइटम। नेक्स्ट क्या है? डिसएग्रीगेशन। डिसएग्रीगेशन मतलब माइक्रो, बहुत तोड़ना। डिसएग्रीगेट करना मतलब जोड़ना, डिसएग्रीगेट मतलब तोड़ना। तोड़ना मतलब अंदर घुसना, अंदर घुसना, अंदर घुसना, अंदर घुसना, अंदर घुसना, माइक्रो लेवल तक जाना। माइक्रो लेवल जो है वो ज्यादा अच्छा है। और मोर यूजफुल देन मैक्रो। एग्जाम्पल देता हूँ बेटा, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, मज़ा आ जाएगा। आज अपन ने अभी अभी देखा था किसके बारे में? सैलरी वाले कंसेप्ट पर, याद है आपको? अगर मुझे लग रहा है ये डायरेक्टर लोग गंदे लोग हैं, मेरे को उनकी इंटीग्रिटी पे भरोसा नहीं। व्हाट इज इंटीग्रिटी? ईमानदारी। यहाँ पर इंटीग्रिटी का मतलब ईमानदारी, EIS में इंटीग्रिटी का मतलब है आबरू, इज्जत, महिमा, गरिमा। समझ में आया कि नहीं आई? तो अगर अपन बात करें दोस्तों, आज मुझे डाउट है कि इन लोगों ने 100 लाख रुपए का जंप मार दिया है, और मुझे डाउट हो रहा है कि 100 लाख रुपए का जंप कैसे आया है। तो भाई ये भी एक बता रहा है कि भैया 500 से 50 हो गया, ये भी बता रहा है 1 लाख का 1,10,000 रुपये हो गया। लेकिन मेरे को ना फिर भी इन लोगों के ऊपर विश्वास नहीं है। मेरे को यहाँ का रोमम क्या लग रहा है? हाई लग रहा है। मैंने क्या किया, मैंने उठा करके पूरे एम्प्लॉइज थे 40-45, सबका नाम लिखा, और मैंने फिर उनकी टॉप पोजीशन से लोएस्ट पोजीशन तक के सबका नाम लिखा, नंबर लिखा, नाम लिखा, उनकी सैलरी लिखनी चालू की, प्रीवियस ईयर सैलरी। किसी की पूरी साल भर की सैलरी थी, मान के चलो 70 लाख, किसी की थी 60 लाख, किसी की 65 लाख, 55 लाख, 50 लाख, 45 लाख। उसके बाद फिर सब छोटे छोटे आने लगे, 2 लाख, 10 लाख, ऐसे वाले आने लगे। तो मेजरली 4 लोग एकदम बड़े लोग थे जो 60 लाख, 70 लाख, 55 लाख, 50 लाख क्या कर रहे थे? ड्रॉ कर रहे थे। मैंने ये चीज देखा कि 70 लाख वाला जो है उसकी सैलरी इस बार की हो गई है 1 करोड़ 10 लाख। मैंने 60 लाख वाले की सैलरी देखा, इस बार हो गई है 85 लाख। मैंने 55 लाख वाले का देखा कि इस बार सैलरी हो गई है 65 लाख रुपए। और साथ ही साथ मैंने देखा है कि भाई जो 50 लाख वाले की थी उसकी सैलरी हो गई 53 लाख रुपए।
अगर आपको याद हो, अभी मैंने बताया कि भाई 75 लाख वाले की 70 लाख वाले की कितनी हो गई, 1,10,00,000, मतलब 40 लाख का इजाफा तो सिर्फ एक ही की सैलरी में हो गया। 60 लाख वाले की हो गई 85 लाख, मतलब 25 लाख रुपए का इजाफा तो यहीं हो गया। 55 लाख वाले की हो गई 70 लाख, तो 15 लाख का इजाफा यहीं हो गया। और 50 लाख वाले की हो गई 55 लाख, तो एक इजाफा यहां पर हो गया। टोटल देखा जाए तो कितना हो गया बताइए, 85 लाख तो सिर्फ यहीं बढ़ गया। 100 लाख में से तो नहीं आ रहा, मतलब इन्होंने छोटा छोटा एम्प्लाई लोगों को तो कुछ दिया ही नहीं होगा। इतने सा 45 लोग थे, 4 लोगों में ही 85 लाख खत्म हो गया, 40 लोगों में बचा हुआ 15 लाख खत्म हुआ होगा। मतलब तो मेरी बात नहीं आ रही है, एकदम अबव द लेवल जा रहा हूं, समझ में आ रहा है? तो आज आप मुझे बताइए, इससे भी तो मुझे क्या मिला, कुछ एविडेंस मिला ना कि यहां पे कुछ तो भी गड़बड़ है बॉस, यस और नो। तो ये गड़बड़ कैसे पता चला? जब अपन ये चेक कर रहे थे 100 का x 1.1, जब आप 50 का 550 का 550 देखा, यू वर लाइक ओके। लेकिन जब अपन ने ये चीज किया तो पता चला नो, इट्स नॉट ओके। गेटिंग माय पॉइंट? यहां पे तो भाई लफड़ा है, यहाँ पे लफड़ा है, मतलब यहाँ पे अपन को ज्यादा गहराई में घुस के क्या करना पड़ेगा बताइए, चेक करना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये डिसएग्रीगेशन किया, डिसएग्रीगेशन ऑफ डेटा जो है वो आपको ज्यादा अच्छा क्या देता है बताइए, एविडेंस देता है। समझ में आए? चलिए, तो फिर हो गया भैया हमारा, पहला हो गया सोर्स, दूसरा हो गया अकाउंट टाइप, तीसरा हो गया डिसएग्रीगेशन, चौथा है अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। क्या वहां पर डेटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यस और नो? अगर डेटा मिलेगा तो ही तो तुम सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगा पाओगे। डेटा ही नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि हमें प्रीवियस ईयर से कंपेयर करना है, सर कर ही नहीं पाएंगे, क्यों? ये पहला साल है, कैसे करोगे सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर? नहीं लगा सकते ना, अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा ही नहीं है। तो स्टार्टअप कंपनीज में अवेलेबल नहीं होगा डेटा। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, फिर क्या, प्रेडिक्टेबिलिटी। प्रेडिक्टेबिलिटी मतलब कि भाई वहां रिलेशनशिप की प्रेडिक्टेबिलिटी, कि ये रिलेशनशिप बिल्ड किया जा सकता है। कई जगहों पर रिलेशनशिप बिल्ड ही नहीं होता है। Like for example, I cannot build a relationship between what दोस्तों, that is markers and my what दोस्तों, number of students। तुम समझ रहे हो? मार्कर कॉस्ट और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का क्या मैं निकाल सकता हूं? ज्यादा बच्चे होंगे तो ज्यादा मार्कर लग जाएंगे मेरे यहां। बोर्ड में उतना ही लिखना है, एक बच्चा भी आएगा तो भी पूरा बोर्ड भरना है, सामने 250 बच्चे बैठे तो भी पूरा बोर्ड भरना है। एक बच्चे पे भी एक ही मार्कर लगना है, अगर एक क्लास में तो 250 बच्चे बैठेंगे तो भी एक ही मार्कर लगना है मेरा एक ही क्लास में। तो यू कैन नॉट मेक अ व्हाट बेटा रिलेशनशिप बिटवीन माय मार्कर कॉस्ट एंड द बच्चे की कॉस्ट। गेटिंग माय पॉइंट? यू कैन नॉट मेक अ रिलेशनशिप बिटवीन माय रेंटल कॉस्ट एंड माय सेल्स। नहीं लगा सकते। लाख रुपए महीने में पता चला अगर मैं यहां पे रेंट देता हूं, पता चला 10 बच्चों को पढ़ा रहा हूं, वो भी दिन थे किया ही था, 10 ही बच्चे पढ़ाते थे। जब आए तो थोड़ी ना बाड़ा लग गई थी बच्चों की, ऑब्वियस बात है। तो मेहनत की पूरी टीम ने, कहीं ना कहीं आप लोगों का ज्यादा सपोर्ट रहा। हम तो अपनी मेहनत हर जगह कर ही रहे, लेकिन वो आप लोग हैं जो बाजार में जाके अच्छा अच्छा बोलते हैं, मैं उम्मीद करता हूं, यस। तो ऑब्वियस सी बात है, तो कहीं ना कहीं भाई आप ही की वजह से ग्रो हो रही है। पैसा नहीं मिलेगा इस बात का, क्रेडिट दे रहे हैं अलग बात है। तो अगर अपन बात करें दोस्तों, तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो इट्स ओनली बिकॉज ऑफ यू। तो भाई आज मैं रेंटल कॉस्ट के थ्रू मैं बच्चे की कॉस्ट, आप टर्नओवर नहीं निकाल सकते ना। मेरा आज से 5 साल पहले टर्नओवर इतना सा था, रेंटल कॉस्ट इतनी थी। आज रेंटल कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ी है क्योंकि हर टाइम 10% बढ़ता है, तो भाई वो मेरी बढ़ी है, बच्चे ज्यादा बढ़ गए हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो भाई आप उससे टर्नओवर नहीं, आप नहीं रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो। तो वो देखना पड़ता है, प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ रिलेशनशिप। नेक्स्ट, नेचर ऑफ एसर्शन। नेचर ऑफ एसर्शन मतलब कि भाई अगर आज आपको कंप्लीटनेस चेक करनी है, आज आपको फॉर एग्जांपल वैल्यूएशन चेक करना है, तो आपके लिए एनालिटिकल प्रोसीजर लगाना अच्छा है कि क्या पूरा ट्रांजैक्शन, या पिछली बार तो इतनी सेल दिखाई थी, इस बार इतनी कम क्यों दिखा रहे? पिछली बार मार्च में तो इन्होंने इतना सेल दिखाया था, इस बार कम कैसे हो रहा है? गेटिंग माय पॉइंट? तो आप वो एनालिसिस कर पाओगे कि यार नाटक क्लासेस में भाई पिछले बार अप्रैल में जून, ये 3 महीने में तो भयंकर सेल थी, इस बार अप्रैल में जून में इन लोगों ने सेल ही नहीं दिखाई है, इसका तो 10% भी नहीं हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट? तो भाई मतलब इन्होंने कुछ तो भी लफड़ा किया इन 3 महीनों में, ये आप एनालिसिस कर सकते हो, ये आप निकाल सकते हो। लेकिन ये वाला एसर्शन निकालना है कि कंप्लीट है कि नहीं, सब सही है कि नहीं, ये निकाल सकते हो। लेकिन ओनरशिप, क्या इसके लिए तुम एनालिसिस लगाओगे कि सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर लगाओगे? क्या ओनरशिप कैसे पता करोगे? नहीं हो सकती ना, क्योंकि बैलेंस शीट आइटम आज है कल नहीं रहेगा, कल है परसों नहीं रहेगा।
तो ओनरशिप आप कभी भी एनालिटिकल प्रोसीजर से नहीं निकाल सकते, शायद कंप्लीटनेस आप निकाल सकते हो। गेटिंग अ माय पॉइंट, यस और नो? तो आज अगर कंप्लीटनेस निकालना ना कि यार वाकई में देखो, आज आप यही चेक करोगे ना, नाटा क्लासेस का एकदम आपको लग रहा है रोमम यहाँ पे बहुत हाई है बॉस, तो आप क्या करोगे, आप चेक करोगे भाई इन 3 महीनों की सेल, इन 3 महीनों में कितने बच्चों ने एडमिशन लिया, इन 3 महीनों में किस टाइप के एडमिशन हुए, कितना नाटा क्लासेस ने पिछले साल किया था, उसके और पिछले साल, उसके और पिछले साल, एक आपको ट्रेंड समझ में आएगा कि अच्छा ऐसी 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 ग्रोथ हो रही है, और इस साल इन लोगों ने इन 3 महीनों में क्या डाला, आप इनका ट्रेंड, आप इनको प्रिडिक्ट कर पाते हो, आप इनका रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो। तो कंप्लीटनेस आपको एसएपी से मिल जाएगा, बट आपको ओनरशिप जो है वो एसएपी से मिलने वाला नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? पक्का अच्छे से? तो आपको अगर बात की जाए भाई क्या, दैट इज एनालिटिकल प्रोसीजर्स के फैक्टर्स, अगर हमें बात करना है तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स के फैक्टर्स क्या है? सड़प्पा। क्या बताएंगे दोस्तों? सड़प्पा। पहला कौन सा बताइए? सोर्स। दूसरा है अवेलेबिलिटी, डिसएग्रीगेशन और अकाउंट टाइप। फिर है प्रिडिक्टेबिलिटी एंड असर्शन। बोलो पक्का? एग्जाम में बहुत बार आ चुका है सड़प्पा। जल्दी से पढ़ेंगे सड़प्पा के बारे में, जल्दी से पूरा पढ़ो, और उसके बाद स्टेप 2 आप ही को बताना है मुझे, जल्दी से। हाँ हाँ, सिर्फ स्टेप 1 भी आया हुआ है, यस। उसका क्वेश्चन अलग तरीके से फ्रेम होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। जल्दी पढ़ेंगे।
चलिए रीड किया क्या सडप्पा? चलिए तो पहले एस फॉर क्या है? सोर्स, ए फॉर अकाउंट टाइप, डी फॉर डिसएग्रीगेशन, ए फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, पी फॉर प्रेडिक्शन एंड ए फॉर असर्शन. कोई भी डाउट? चलिए दूसरा, इवैल्यूएट द रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा. डेटा की रिलायबिलिटी देखना होगा. डेटा की रिलायबिलिटी देखने के लिए पहले अपन को देखना होगा कि डेटा निकला कहां से. दैट इज सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन. क्या इंफॉर्मेशन एक रिलायबल सोर्स है? अगर है तो ही अपन उस डेटा को यूज करेंगे फॉर कंपैरिजन. अभी अपन नहीं समझा अपने डेटा के बारे में, अब अपन समझने वाले हैं उसके बारे में, किससे ये डेटा को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे. दूसरा, कंपेरेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन. क्या इंफॉर्मेशन कंपेरेबल है कि नहीं? एग्जाम्पल, आप एप्पल का डेटा उठा करके फॉर एग्जाम्पल क्या कर रहे हो? कंपेयर कर रहे हो. कौन सा? रियलमी के साथ, जावा के साथ, लावा के साथ. अरे आया कि नहीं? जावा नहीं, लावा. हाँ, लावा के साथ आप कर रहे हैं. माइक्रोमैक्स के साथ कर रहे हैं, इंटेल के साथ कर रहे हैं, इंटेक्स के साथ कर रहे हैं, इंटेल नहीं इंटेक्स के साथ कर रहे हैं. ये सब जो छोटे छोटे ब्रांड्स है, इनके साथ अगर आप करोगे तो क्या वर्केबल रहेगा? नोकिया के साथ करोगे वर्केबल रहेगा? नो सर. नेचर एंड रिलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल. कौन से नेचर की इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है? क्या नेचर है? ठीक है. एंड रिलेवेंट, वो कितनी रिलेवेंट है. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, उन इंफॉर्मेशन को बनाने में कितने कंट्रोल्स यूज किए गए. कंट्रोल्स ओवर द प्रिपरेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन. ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अपन को क्या पता चलता है? रिलायबिलिटी ऑफ डेटा. तो रिलायबिलिटी ऑफ डेटा पता चलता है किस किस से? सोर्स ऑफ डेटा, कंपैरिजन का नेचर, कंट्रोल. क्या क्या बताएंगे? सोर्स, कंपैरिजन, नेचर, कंट्रोल. सोर्स, कंपैरिजन, नेचर, सोर्स, कंपैरिजन, नेचर, कंट्रोल. आया कि नहीं आया? चलिए नेक्स्ट स्टेप 3, जो कि कोई टेंशन वाला नहीं है. एक्सपेक्टेशन आपको बनानी है और एक्सपेक्टेशन को देखना है. अब इसके अंतर्गत अगर अपन बात करें दोस्तों, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 2 बार आ चुका है. Matters relevant to the auditor evaluation of whether expectation can be developed sufficiently precisely to identify misstatement when aggregated with other misstatement may cause the financial statement to be materially misstated include 3 चीजें. कितनी चीजें? 3 चीजें. पहली, the accuracy with which expected results can be predicted. कितनी accuracy के साथ आप result को predict कर सकते हैं. The degree to which information can be disaggregated. कितना information को disaggregate किया जा सकता है. And the availability of information both financial and नॉन फाइनेंशियल. तो भाई आज आपको ये देखना है कि भाई आज आप पर्टिकुलरली जो है वो एक्सपेक्टेशंस जो है वो आपको डेवलप करना पड़ता है. और वो जो एक्सपेक्टेशन है, वो एक्सपेक्टेशन के दम पे अपन आइडेंटिफाई करते हैं किसको? मटेरियल मिस स्टेटमेंट को. तो भाई वही चीज से पता चलती है कि भाई आज उसी को कंपेयर करके तो पता चलता है कि जो डेटा हमारे सामने है और जो डेटा हमने पर्टिकुलरली क्या किया था, मतलब निकाला है, क्या वो दोनों में कोई डिफरेंस तो नहीं है. समझ में आया? तो वो डिफरेंस के लिए ही हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों? ये चीजों को देखना पड़ता है. अब उसके अंतर्गत अपन कितनी चीजें देखते हैं? 3 चीजें देखते हैं. पहला अपन देखते हैं एक्यूरेसी विथ विच एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर कैन बी प्रेडिक्टेड. कितनी एक्यूरेसी के साथ आप उसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं. अगर सोचिए एक्यूरेसी नहीं है प्रेडिक्शन में, तो क्या हम उसे यूज कर सकते हैं? क्या नहीं, मतलब वो कोई मतलब का नहीं है ना, क्योंकि उसका एक्यूरेसी नहीं है. लाइक कैश बैलेंस की, अभी अभी आपको बताया, कैश बैलेंस अपन एक्यूरेटली क्या नहीं कर सकते? प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. भाई आज मेरे पास कैश बैलेंस हो सकता है 1 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में हो, लेकिन कल हो सकता है ना हो. भाई मैंने जमीन खरीद लिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, एक्सपेंस कर दिया, कुछ भी कर दिया, आज मेरे पास वो पैसा खत्म हो जाएगा. तो इसीलिए अगर हम बात करें दोस्तों, तो कि जो ऑडिटर है उसे ये देखना पड़ता है कि भाई आप जिसके लिए एक्सपेक्टेशन बिल्ड कर रहे हो, तो वो एक्सपेक्टेशन बिल्ड करने की एक्यूरेसी है, रहेगी कि नहीं रहेगी. मतलब जो भी एक्सपेक्टेशंस आप बिल्ड करने वाले हो, कितना एक्यूरेट वो रहने वाला है. Example, the auditor may expect greater consistency in comparing GP margin from one period to another in comparing discretionary expenses such as research और advertisement. अच्छा मुझे ये बताओ बेटा, क्या एडवर्टाइजमेंट मेरी हर साल एक जैसी रहेगी क्या? यस और नो? आज आप मुझे बताइए, पेप्सी, कोका कोला, इनकी एडवर्टाइजमेंट कब बढ़ जाती है? जब नहीं, जब स्पोर्ट्स आते हैं. जैसे ही वर्ल्ड कप आएगा, चौके पे पड़ेगा पेप्सी, छक्के पे पड़ेगा कोका कोला. फीफा आएगा तो एक के गोल पे पड़ेगा पेप्सी, दूसरे के गोल पे होगा कोका कोला. अरे आया कि नहीं आया? तो ये फीफा पे इन लोग करोड़ों अरबों रुपए खर्चा करते हैं. इन लोग खर्चा करते हैं कब? वर्ल्ड कप पे खर्चा करते हैं. इन लोग खर्चा करते हैं आईपीएल पे. इन लोग ऐसे वैसे नहीं देते एडवर्टीजमेंट, वो बड़े नॉर्मल रहते हैं इनके लिए, वो छोटे हो गए, बहुत ही छोटे मोटे से खर्चे. लेकिन बड़ा एक्सपेंस कब होता है?
जब क्रिकेट आता है, जब स्पोर्ट्स आता है, जब फीफा होता है, तब इनके एक्सपेंसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट ना कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इस बार 1 करोड़ का हुआ है तो अगले साल 2 करोड़ का होगा। यू कैन नॉट प्रेडिक्ट, गेटिंग माय पॉइंट। तो वो आपका प्रेडिक्शन रॉन्ग हो जाएगा। बॉस आपने डेटा निकाला, यार पिछले बार 1 करोड़ का था, इस बार इन्होंने सिर्फ 15 लाख का रुपए का किया, कुछ तो गड़बड़ है। अरे नहीं भाई, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को। नाटक क्लासेस का मैंने बताया ना, क्यों दिया वो एग्जांपल मैंने, कि भाई एक जमाना था हमने इतने लाखों का क्या किया, एक्सपेंस किया, 2.25 लाख रुपए महीने का भी किया, और आज अपन 2,500 रुपए महीने का भी नहीं कर रहा है। अरे आया कि नहीं आया? अगर मान लीजिए मैं नहीं कर रहा हूं इतना भी, अगर फॉर एग्जांपल, तो भाई आज अगर देखा जाए तो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट ना कि उस समय इतना किया तो इस समय भी इतना करना चाहिए, ऐसा प्रिडिक्ट अपन कर नहीं सकते। नेक्स्ट, द डिग्री टू विच इंफॉर्मेशन कैन बी डिसएग्रीगेटेड, कितना आप उसे माइक्रो लेवल पे जा सकते हैं, क्योंकि जितना माइक्रो लेवल पे जाएंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा, ऊपर ऊपर से कहानी कुछ और होती है, डिसएग्रीगेट होने के बाद कहानी कुछ और होती है। तो सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर में बी मोर इफेक्टिव व्हेन अप्लाई टू इंफॉर्मेशन ऑन इंडिविजुअल सेक्शन, ठीक है, ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ अ डाइवर्सिफाइड एंटिटी देन व्हेन अप्लाई टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ एंटिटी एज अ होल। एंड नेक्स्ट है भाई अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा के बीच की क्या दोस्तों अवेलेबिलिटी कितनी है? क्या ये बातें समझ में आ रही है आपको? पक्का? चलिए, तो अगर हम बात करें, ये सारा कंसेप्ट है दोस्तों कि आप जब भी क्या करेंगे, प्रेडिक्ट करेंगे, तो प्रेडिक्ट करते हुए आपको कितनी बातों का ख्याल रखना है बताइए? 3 बातों का ख्याल रखना है। कौन कौन सी 3 बातें बताएंगे? पहला एक्यूरेसी, जिसके थ्रू आप करेंगे प्रेडिक्ट करेंगे, डिग्री टू विच इंफॉर्मेशन कैन बी डिसएग्रीगेटेड, एंड तीसरा अवेलेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। इसके बाद स्टेप 4 आ जाता है, आप क्या करेंगे? डिफरेंस ऑफ द रिकॉर्डेड फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू देखेंगे कि भाई हमें वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं विदाउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन। बोलो पक्का? चलिए, नेक्स्ट आते हैं। अब ये स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट हम आ रहे हैं किस बात के ऊपर दोस्तों? टेक्निक अवेलेबल है सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। कौन सी टेक्निक के थ्रू आप क्या करते हैं? सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर लगाते हैं। तो टेक्निक है दोस्तों, सबसे पहली है दोस्तों रेशियो एनालिसिस। कौन सा एनालिसिस? रेशियो एनालिसिस। दूसरा है रीजनेबल टेस्ट। क्या है दोस्तों? रीजनेबल टेस्ट। तीसरा है स्ट्रक्चर मॉडलिंग। क्या है दोस्तों? स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। और भाई चौथा कौन सा है? ट्रेंड एनालिसिस। तो कौन कौन सा बताएंगे दोस्तों? पहला है रेशियो एनालिसिस, दूसरा रीजनेबल टेस्ट, फिर क्या है? स्ट्रक्चर मॉडलिंग। क्या है? स्ट्रक्चर मॉडलिंग। और फिर एक और क्या है दोस्तों? डेट इज ट्रेंड एनालिसिस। क्या है दोस्तों? डेट इज ट्रेंड एनालिसिस। तो अगर अपन बात करें दोस्तों तो कुल मिलाकर के हैं कितने बताएंगे? 4। पहला है रेशियो एनालिसिस, रीजनेबल टेस्ट, स्ट्रक्चर मॉडलिंग और ट्रेंड एनालिसिस। क्या बन गया? अरेस्ट। क्या बन गया बेटा? अरेस्ट। अरे आया कि नहीं आया? पक्का। तो अरेस्ट है क्या दोस्तों? दैट इज द टेक्निक। टेक्निक क्या है बताएंगे? अरेस्ट। अरेस्ट में ए फॉर अच्छा ना हटा बेटा, व्हाट इज दिस? आइए दोस्तों, आर फॉर क्या बताएंगे दोस्तों? दैट इज रेशियो एनालिसिस। आर ई फॉर रीजनेबल टेस्ट, एस फॉर स्ट्रक्चर मॉडलिंग, टी फॉर ट्रेंड एनालिसिस। चलिए, समझाने की जरूरत नहीं, इतनी देर से यही बोल रहा हूं। रेशियो एनालिसिस, व्हाट इज रेशियो एनालिसिस? जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, कैश फ्लो के जो भी आपके होते हैं, एसेट टर्नओवर रेशियो, दीज आर द रेशियो एनालिसिस। आप इसे कंपेयर करते हैं। इट इज यूजफुल फॉर एनालाइजिंग एसेट एंड लायबिलिटी अकाउंट एज वेल एज रेवेन्यू एंड एक्सपेंस अकाउंट। एन इंडिविजुअल बैलेंस शीट आइटम इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट इन इट्स ओन। आहा, एन इंडिविजुअल बैलेंस शीट आइटम इज difficult to predict on its own, but relationship to another item is often more predictable. जैसे कि रिसीवेबल जो है, ट्रेड रिसीवेबल, उसको आप रिलेट कर सकते हो किससे? सेल्स के साथ। तो वो थोड़ा ज्यादा प्रेडिक्टेबल कि भाई अच्छा रिसीवेबल से बढ़े क्योंकि हमारी सेल बढ़ी है। क्या ये बात समझ में? पक्का। पॉइंट टू रिमेंबर देखेंगे। चलिए, देखा क्या? पॉइंट टू रिमेंबर, एनालिसिस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ रेशियो में अगर आप देखेंगे कॉमनली यूज रेशियोज कौन से? एलिमेंट ऑफ इनकम और लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट टर्नओवर, एसेट रिसीवेबल टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर,
प्रॉफिटेबिलिटी, लेवरेज। हाँ, लिक्विडिटी बेटा, कि आपके पास कितना लिक्विड है, कैश, कैश वाला नहीं होता एक और लिक्विडिटी रेशियो कुछ होता तो है। हाँ यस, चलो नेक्स्ट कौन सा दोस्तों, रेशियो एनालिसिस क्या है, ट्रेंड एनालिसिस। व्हाट इज ट्रेंड एनालिसिस? ट्रेंड, पिछले पीरियड से इस पीरियड का कंपैरिजन, तो वो आ जाता है ट्रेंड एनालिसिस। पढ़ेंगे क्या लिखा? A commonly used technique is the comparison of current data with the prior period balances within a trend in two or more prior period balances. We evaluate whether the current balance of an account moves in line with the trend established with the previous balances for that account. आया कि नहीं आया? Okay. Next क्या है? Reasonableness test. सर ये क्या होता है reasonableness test? ये वही हो जाता है जो कि आप करते हैं between the financial and non-financial data. Number of mundis into fees. लिख लेंगे बेटा. Number of mundi into what? Fees. That is reasonableness test. तो ये सब मैं पढ़ा चुका था आपको बातों बातों में, रेशियो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस और रीजनेबलनेस टेस्ट। जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया वो कौन सा है? स्ट्रक्चरल मॉडलिंग, जो मैं आपको पढ़ा भी नहीं सकता क्योंकि वो आपके औकात के बाहर है, क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स का है, लीनियर रिग्रेशन एंड ऑल दैट। ये सब आप पढ़ेंगे कब? यस, नहीं मेगा मैम तो नहीं पढ़ाएंगे, फिर भी आप सीए फाइनल में पढ़ेंगे, ठीक है, इसका कंसेप्ट। यस, तो ये एक मॉडलिंग टूल है, ठीक है, जो स्टैटिस्टिकल टूल, लीनियर रिग्रेशन वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आपने, माइट भी फाउंडेशन में। यस, लेकिन उसको कैसे यूज़ करते हैं फाइनल का पार्ट है, तो इसको बस याद करके छोड़ देने का। तो एक ही पॉइंट है जो याद करके छोड़ना है, दैट इज स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। बाकी क्या पॉइंट समझ में आ गए? कुछ बोलते नहीं आप लोग? चलिए नेक्स्ट आते हैं दोस्तों। मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था बेटा। आप मुझे बता, बचे ही कितना कंसेप्ट है? 2 कंसेप्ट, उसमें भी एक पढ़ा हुआ है। ये देखो, क्या ये अपन ने पढ़ लिया कि नहीं दोस्तों? बताइए, क्या एक्सटेंट ऑफ रिलायंस ऑन एनालिटिकल प्रोसीजर, मुझे बताइए पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ लिया बेटा। ये तो अपन ने वही पढ़ लिया है कि भाई अपन को कितना उसके ऊपर भरोसा दिखाना, ही डिपेंड करेगा उसके सोर्स के ऊपर, कंपैरिजन के ऊपर, नेचर के ऊपर और कंट्रोल के ऊपर। ऊपर ही तो पढ़ा। स्टेप टू, यस और नो, लिख लो वहाँ पे, सेम पिंच एज ए स्टेप 2। क्या नशे में पढ़ोगे तुम ये भी पढ़ डालोगे, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। समझ में आया? घर का तुम्हारा कोई भरोसा नहीं बेटा। यस, लास्ट में जानना चाहूँगा, इन्वेस्टिगेटिंग द रिजल्ट ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर आपने लगा दिया, आपको लगा यहाँ पे डिफरेंस है, तो तुरंत ही कूद जाने का ना, गलत ओपिनियन दे देने का ना, एडवाइस वगैरह। बातचीत करेंगे, वेरी गुड बेटा, पहले बात करेंगे, फिर क्या करेंगे? अदर प्रोसीजर लगाएंगे, उसके बाद ओपिनियन देंगे। तो पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। वेरी गुड आर्यन, रीड करेंगे बेटा। यस, हाँ नलायक, चलो हाँ रीड करना है बेटा, बिल्कुल। अंजलि बोल रही है, तेज बोलो बेटा, उसको सुनाई नहीं दे रहा है। यस, ओ माय गॉड, चलो ऑब्टेन बेटा। चलिए, तो ऑडिट एविडेंस जो भी रिलेवेंट रहेंगे टू द मैनेजमेंट रिस्पॉन्स मे बी ऑब्टेन बाय एवेल्युएटिंग दोज रिस्पॉन्सेस टेकन टू अकाउंट ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट विद अदर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। तो बोला गया कि बॉस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एनालिटिकल प्रोसीजर लगाने के बाद जो भी आपके पास रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को आप इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो इन्वेस्टिगेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इंक्वायरी। क्या करना पड़ेगा? इंक्वायरी। नेक्स्ट, the need to perform other audit procedure may arise when for example management is unable to provide explanation। लेकिन अगर इंक्वायरी किया और मैनेजमेंट ने क्या नहीं दिया, रिस्पॉन्स नहीं दिया, इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? अदर ऑडिट प्रोसीजर लगाने ही पड़ेंगे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो करना ही है, क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट जो आना चाहिए और जो अमाउंट आया है। एविडेंस ऑब्टेन रेलेवेंट टू मैनेजमेंट रिस्पॉन्स इज नॉट कंसिडर्ड एडिक्वेट। क्या ये बात समझ में आई? चलिए, analytical procedure that assess when forming an overall conclusion. The conclusion drawn from the result of analytical procedure designed and performed in accordance with the intended to corroborate conclusion formed
during the audit of individual component or element of the financial statement. This assists auditor to draw reasonable conclusion which to base the auditor's opinion. चलिए नेक्स्ट आते हैं कंसिडरेशन स्पेसिफिक टू पब्लिक सेक्टर एंटिटी. ये क्या होता है पब्लिक सेक्टर एंटिटी? पब्लिक कंपनी कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी कि पब्लिक सेक्टर कंपनी कि गवर्नमेंट कंपनी? नलायकों, पीएसयूज क्या होते हैं? गवर्नमेंट. तो वही पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उसी को यहाँ पे बोला है भाई पब्लिक सेक्टर एंटिटी. मतलब किसकी बात कर रहे हैं? गवर्नमेंट कंपनी की. क्या कर रहे हो नशेड़ियों? आइए, अगर हम बात करें गवर्नमेंट कंपनी, क्या गवर्नमेंट कंपनी में क्या ये रिलेशनशिप्स काम आते हैं क्या? क्या आपको लगता है क्या वहां पर भी सेल्स प्रेडिक्टेबल होती है? क्या वहां पर भी ऐसे प्रॉफिट प्रेडिक्टेबल होते हैं? बताइए, क्या यस और नो? बोलो यस और नो, यस और नो. थोड़ा सा वहां पर गवर्नमेंट कंपनीज के अंतर्गत प्रॉब्लम ये होती है कि वो लोग जो हैं वो लोग प्रॉफिट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते. वो लोग ध्यान देते हैं सर्विसेज पे, और वो भी पब्लिक के लिए. जैसे कि बोला ये जाता है कि भाई आज IRCTC जितनी भी अब रेलवे की कंपनी जो भी टिकट का चार्ज कर रही है आपको, एक्चुअली में बहुत सारा पैसा रेलवे की जेब से ही जा रहा है. आपसे वो कितना भी पैसा ले, बट दे आर चार्जिंग ओनली, बोला जाता है शायद 55 या 60% ऑफ द फेयर जितना उन्हें चार्ज करना चाहिए. मतलब अगर आपकी टिकट 1000 रुपये की आई है तो बोलते नहीं भैया आपकी टिकट एक्चुअली 1600 रुपये की है, सॉरी 600 की है, ठीक है, या आपको 600 की पड़ी है मान लो वो टिकट, तो एक्चुअली वो टिकट 1000 रुपये की है. आपसे हमने सिर्फ 60% ही चार्ज किया है. तो हमने सिर्फ आपसे 600 ही चार्ज किया, लेकिन टिकट एक्चुअली कितने की है? 1000 रुपये की. 40% इज बॉर्न बाय हूम? गवर्नमेंट. तो ये बेसिकली होता है. इसी में प्राइवेट हाउस की बात करें तो वो ऐसा कभी नहीं करेंगे. तो वो तो भाई ऐसा है. तो जितना प्रेडिक्टेबिलिटी के साथ हमारा प्राइवेट सेक्टर पे काम हो सकता है, उतनी प्रेडिक्टेबिलिटी के साथ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में हो जरूरी नहीं है. और वही चीज ये बोल रहा है. The relationship between individual financial item traditionally considered in audit of business entity may not always be relevant in the audit of governments or other non-business public sector entity. For example, in many public sector entity, there may be little direct relationship between revenue and expenditure. In addition, because expenditure on the acquisition of asset may not be capitalized, there may be no relationship between expenditure, for example, inventory and fixed asset, and the amount to those assets reported in the financial statement. Also, industry data statistics for comparative purposes may not be available in the public analytical procedure. आपको क्या नहीं मिलेगा? कंपैरिजन ऑफ क्या नहीं मिल पाएगा दोस्तों? स्टैटिस्टिक्स या इंडस्ट्री डेटा नहीं मिल पाएगा. ठीक है. हाउएवर अदर रिलेशनशिप में बी रिलेवेंट. फॉर एग्जांपल, वेरिएशन इन द कॉस्ट पर किलोमीटर ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन और द नंबर ऑफ व्हीकल अक्वायर्ड कंपेयर्ड विद व्हीकल्स रिटायर्ड. तो ये आपस में आप ऐसे रिलेशनशिप बना सकते हो. बट एक्चुअली में देखा जाए तो कंपैरिजन करना हो बिटवीन दी लाइक इंडस्ट्री डेटा के थ्रू कंपेयर करना हो तो पब्लिक सेक्टर में नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइवेट कुछ और ही चार्ज करेगा, उनका कुछ और ही रेशियो रहेगा, आपका कुछ और ही रेशियो रहेगा. गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पर आपको एनालिटिकल प्रोसीजर लगाना थोड़ा सा क्या है? डिफिकल्ट है. किस केस में? गवर्नमेंट कंपनीज में, पब्लिक सेक्टर में. क्या ये बात समझ में आ गई? पक्का? अच्छे तरीके से दोस्तों? यस और नो? चलिए, द लास्ट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर वो रहा ये, बहुत ही सिंपल सा है. क्या बोला गया? सुटेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर एनालिटिकल प्रोसीजर फॉर अ गिवन असर्शन. व्हाट इज दिस असर्शन? हाँ, assertion क्या होता है? ओके, embodied in the financial statement. वेरी गुड. या फिर आप अगर आपको डेफिनेशन नहीं बन रही है तो आप सिंपली बोल सकते हैं MP कवर. MP कवर इज assertion, measurement, presentation, completeness, occurrence, valuation, existence और rights and obligation. या फिर eco is a assertion, existence, कंप्लीटनेस तो नहीं बोलेंगे, कंटिन्यूटी और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस. समझ में आ गया? चलिए, तो बोल रहे हैं एक एनालिटिकल प्रोसीजर का एक गिवन असर्शन पर सूटेबिलिटी के बारे में बात करें तो बोल रहे हैं कि भाई सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर जनरली मोर एप्लीकेबल टू लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन देन टेंड टू बी प्रिडिक्टेबल ओवर टाइम. ऐसी जगह पर ही आप एनालिटिकल प्रोसीजर लगाते हैं जो कि प्रिडिक्टेबल है, जो भी कि क्या है? प्रिडिक्टेबल है, और जिसका वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा है. जिसका वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन ही नहीं है तो आप उसको पूरा ही चेक कर सकते हैं और प्लस उस पर आपको ये लगाने की जरूरत नहीं है. गेटिंग माय पॉइंट? तो आपका ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम भी ज्यादा होना चाहिए, तभी तो प्रेडिक्शन क्रिएट होगा.
नहीं तो प्रिडिक्शन क्रिएट ही नहीं होगा। जो ट्रांजैक्शन एक या दो बार हुआ दैट इज अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, उसको आप क्या नहीं कर सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो प्रिडिक्शन के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या होना जरूरी है, ट्रांजैक्शंस का नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होना जरूरी है, और वो कैसे होना चाहिए, प्रिडिक्टेबल होना चाहिए। द एप्लीकेशन ऑफ प्लान एनालिटिकल प्रोसीजर बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशन दैट रिलेशनशिप अमंग डेटा एग्जिस्ट एंड कंटिन्यू इन द एब्सेंस ऑफ दोस कंडीशन टू द कॉन्ट्ररी। तो पहला चीज क्या होना चाहिए बताइए, वहां पे आप वहीं लगा सकते हैं। पहला चीज आपको देखना पड़ेगा रिलेशनशिप, क्या वहां पे रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है कि नहीं। लाइक फॉर एग्जाम्पल क्या जीपी का सेल्स के साथ करता है, यस कहीं ना कहीं अगर हम बात करें क्या सेल्स का रिसीवेबल के साथ करता है, यस तो वहां रिलेशनशिप होगा तो ही आप क्या कर सकते हैं बताइए, पता कर सकते हैं। दूसरा इफेक्टिवनेस ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या पर्टिकुलर एनालिटिकल प्रोसीजर जो है वो पर्टिकुलरली काम का है या नहीं है। तो इसके लिए बोला है द suitability of a particular analytical procedure will depend upon auditor assessment of how effective it will be in detecting what दोस्तों misstatement that individually or when aggregate with other misstatement may cause financial statement to be materially misstated। तीसरा है स्पेसिफिक सिचुएशन। व्हाट इज स्पेसिफिक सिचुएशन भाई, जैसे कि कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर आपके पास बिटवीन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा आप क्या कर सकते हो, रिलेशन बिल्ड कर सकते हो। जैसे एग्जांपल कोचिंग क्लास में नंबर ऑफ मुंडीज इनटू फीस हो सकता है, ठीक है, दैट इज रिगार्डिंग दी ऐसी दुकान जिस दुकान के अंतर्गत हर माल एक एक्स अमाउंट का है, तो आप वहां पर कर सकते हो। या फिर ऐसी फैक्ट्री में जहां पे लेबर को सभी को लगभग एक जैसा क्या मिलता है, पेमेंट मिलता है, सैलरी मिलता है, वेजेस मिलता है, तो आप वहां पे कर सकते हो, बट हर जगह कर नहीं सकते। तो इन सम केसेस इवन एन अनसोफिस्टिकेटेड प्रेडिक्टिव मॉडल में बी इफेक्टिव एज एन एनालिटिकल प्रोसीजर। फॉर एग्जांपल इफ एन एंटिटी हैज अ नोन नंबर ऑफ एम्प्लॉय एट अ फिक्स्ड rates to pay throughout the period, it may be possible to the auditor to use this data to estimate the total payroll cost। आया कि नहीं आया, चलिए नेक्स्ट बोला गया डिफरेंट टाइप्स प्रोवाइड डिफरेंट अश्योरेंस। अलग अलग प्रकार के एनालिटिकल प्रोसीजर आपको क्या देते हैं, अलग अलग अश्योरेंस देते हैं। नेक्स्ट है नेचर ऑफ असर्शन एज वेल एज रिस्क। The determination of suitability of particular substantive analytical procedure is influenced by the nature of assertion and auditor assessment of what दोस्तों, ROMAM। And next है test of detail already performed। Particular substantive analytical procedure may also be considered suitable when test of detail are performed on the same assertion। मतलब आपको क्या करना चाहिए, analytical procedure लगाने के बाद test of detail भी कई कई जगह पे कर लेनी चाहिए। ऐसा नहीं number of मुंडीज into fees गिन के छोड़ दिया, आपको एक बार थोड़े बहुत कागज उठा के भी देखने चाहिए कि सही तरीके से एंट्री की गई है कि नहीं की गई। लाइक इस बच्चे का दिया है 30,000 तो उसका 30,000 का गया है, सेम डेट पे गया है, बच्चे का ठीक गया है, सब सही लिखा है। ऐसे आपको अगर 100-150 हैं तो फॉर एग्जांपल 10-20 तो उठा करके देखना चाहिए आपको। अगर आप नहीं देखोगे और सिर्फ सोच लो नंबर ऑफ मुंडीज इनटू फीस करके काम हो जाए तो शायद कई बार वो भी इतना अच्छा होता नहीं है। तो अगर वो पर्टिकुलर चीज अच्छी है या नहीं है वो डिपेंड करेगा कुछ इतनी बातों पे, जिसमें पहला क्या है, रिलेशनशिप, इफेक्टिवनेस ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, स्पेसिफिक सिचुएशन, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोवाइड डिफरेंट अश्योरेंस, नेचर ऑफ असर्शन एंड टेस्ट ऑफ डिटेल क्या होता है, ऑलरेडी परफॉर्म। क्या ये बात समझ में आई, पक्का। तो बहुत ही सिंपल सा हमारा चैप्टर था। इस चैप्टर की वर्थ कितनी है बताइए, 5 से 6 मार्क्स की बात है, ठीक है। जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो सडप्पा के ऊपर आता है, अरेस्ट के ऊपर आता है, व्हाट डू यू मीन बाय एनालिटिकल प्रोसीजर के ऊपर आता है। इसके अलावा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई वो स्टेप 2 के ऊपर उनका रिलायबिलिटी के ऊपर आ सकता है कि भैया एक्सटेंट ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ डेटा के ऊपर जो है वो क्वेश्चन आ सकता है। तो जनरली इनके ऊपर मेन क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। समझ में आ गया दोस्तों, पक्का, कुछ बोलते ही नहीं आप लोग, यस पक्का। चलिए ये भी अलग से एक चैप्टर है आपका पूरा का पूरा, किसमें, मॉड्यूल में, पूरा एक चैप्टर ही है अलग से, ठीक है। तो हमने एक मॉड्यूल का हिसाब से अगर देखा जाए तो ये चैप्टर का नाम है ये एनालिटिकल प्रोसीजर, चैप्टर नंबर 8 देख सकते हैं, छोटू सा चैप्टर है, ठीक है। तो ये अपन ने क्या कर लिया दोस्तों, कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। चलिए जल्दी से एक बार देखेंगे, क्या ट्रू फॉल्स देखेंगे फटाक से, चलो जल्दी से बताएंगे। बताएंगे दोस्तों, फॉल्स। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, चलिए भाई ये भी क्या है, फॉल्स। ओके थर्ड बताएंगे, थर्ड क्या बोल रहा है, ओनली पर्पस ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर टू ऑब्टेन रिलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस व्हेन यूजिंग सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। क्या उसका वही है, बस ओनली, ओनली, ओ ओ ओ ओ ओनली,
नहीं, एक यही पर्पस नहीं है, और भी पर्पसेस होते हैं। सिर्फ हमारा ऑब्टेनिंग ऑफ ऑडिट एविडेंस नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना है भाई, कहीं ना कहीं हमें ये भी देखना है कि जो भी रॉमम है वो भी हमें चेकआउट करना पड़ता है। तो सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर का एक ही काम नहीं है। चलिए फोर्थ क्या है, एनालिटिकल प्रोसीजर रिक्वायर्ड इन प्लानिंग फेज ओनली। Substantive analytical procedure generally less applicable to large volume. False. Ratio analysis is useful in analyzing revenue and expense account only. False. Reasonableness tests rely on the event of the prior period like other relevant other analytical procedure. Reasonableness test याद है क्या होता था? क्या लिखवाया था एग्जाम्पल reasonableness test का? चेक करके बताओ मेरे आजाद देश के बेशरम नागरिकों। नरम ऑफ मंडीज इनटू फीस, मुझे बताएंगे 7th वाला पॉइंट। फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स। नेक्स्ट क्या बताएंगे? 7th हो गया, 7th तो ओके। 8th, statutory auditor of the company can apply analytical procedure to the standalone financial statement only and not to the consolidated financial statement. False, मतलब सारे ही क्या हैं? Incorrect, 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 incorrect. आया कि नहीं आया? हाँ आ जाइए, ये भी ट्रेंड है नालायक। मतलब जो एनालिटिकल प्रोसीजर का सवाल आएगा उसे क्या कर देने का? फॉल्स नालायक हो। चलो आईसीआई में मैंने लिखा इनकरेक्ट ही दिया हुआ है। यस हाँ, ऐसा बोलना सही नहीं होगा, बाकी आप अपनी क्रिएटिविटी और पीछे से सोच सकते हैं। बीइंग अ टीचर मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है? नहीं, हो भी सकता है वैसे, नो डाउट ओनली वर्ड कहीं पर आए तो हमारा बायसनेस थोड़ा फॉल्स की तरफ बढ़ सकता है, हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो और भी जगह लगती होगी और उन्होंने ओनली वर्ड स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है? आइए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, डिफाइन एनालिटिकल प्रोसीजर। क्या हम डिफाइन कर पाएंगे? यस। नेक्स्ट क्या बोला गया दोस्तों? मिस्टर हर्ष छाबड़ा, क्या लिखा है बेटा? बताएंगे क्या आंसर होगा इसका? हाँ, नेचर, कंट्रोल, सोर्स। एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन 1 नहीं बेटा, 2 पे आ गए अपन। क्या कर रहे हो? बाजू वाले नहीं रीड किया अभी पूरा, नालायक। ये अलग ही दुनिया बेटा। हाँ 2 के लिए बोल रहा है। एक्सप्लेन विथ रेफरेंस वो ठीक है, लेकिन ये देखो ना, ये बेटा ये भी तो पढ़ो। वो बोला है कि ऐसे 520 के हिसाब से बताना है, लेकिन क्या बताना है ये तो पढ़ लो। वो बताना है एक्सटेंट ऑफ रिलायंस। क्या बताना है? एक्सटेंट ऑफ रिलायंस, जो कि अपन ने अलग से 2 बार पढ़ा बेटा। यस, स्टेप 2 बताना है। सोर्स, कंपेरेबिलिटी, नेचर, कंट्रोल, यही है ना एक्सटेंट ऑफ रिलायंस। यस, अलग से दिया बेटा। हाँ, लेकिन लास्ट में ये भी तो पढ़ो कि क्या लिखा है वो भी। उसने बोला उसके रेफरेंस में बताना है, ये थोड़ी ना बोले यही बता देना है। आया कि नहीं आया? वो इंग्लिश को भी तो पढ़ना जरूरी है। आइए फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ एमएनओ लिमिटेड सीए किशोर आइडेंटिफाई सर्टेन इनकंसिस्टेंसी व्हाइल अप्लाइंग एनालिटिकल प्रोसीजर टू द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। व्हाट शुड सीए किशोर डू इन द केस ऑफ रेफरेंस? क्या करेगा बताइए? क्या बात है बेटा, वेरी गुड। इंक्वायरी करेंगे और अदर प्रोसीजर्स लगाएंगे, वेरी गुड। While applying analytical procedure, what techniques used by the statutory auditor? Techniques. Ratio analysis, reasonableness test, structural modeling और trend analysis. Arrest. अरे arrest, yes or no? चलिए. Explain how statutory auditor of a company can apply analytical procedure at the planning phase. क्या अलग से लिख के ही दे दिया है पूरा? अरे yes or no? Yes, पूरा ये लिख के दिया ना प्लानिंग स्टेज का। मैंने यहाँ पर समझाया भी था टाइमिंग, उसके बाद अलग से ये प्लानिंग स्टेज का लिख के दिया 3 पॉइंट्स। क्यों लिख के दिया? क्योंकि पता था क्वेश्चन आता है। आया कि नहीं आया? पक्का? क्या इजी है? ऑब्वियस है। तो ये हमारा एक चैप्टर क्या हो जाता है दोस्तों, इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। बोलो।